Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. So we are starting with the revision series for your paper number 5 IDT CA final November 24 examinations. And brief में एक बार बात कर लेते हैं that what is the scope of revision, what are the things that you can expect so that आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज कैसे करना है. ठीक है. सो ऑब्वियसली डोंट एक्सपेक्ट कि एक एक चीज डिटेल में एक एक कॉमा, जैसे क्लास में क्या होता है हम कॉमा पे भी कभी कभार ध्यान देते हैं, द शल में, इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं. दैट विल नॉट बी पॉसिबल हियर फॉर ऑब्वियस रीजंस. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पे ढंग से ध्यान नहीं देने वाले. वॉट एवर इज टेस्टेबल इन एग्जाम वहां पे हम टाइम लगाएंगे. ओके, एम आई गोइंग टू स्किप एनीथिंग? आंसर इज नो. स्किप कुछ भी नहीं होने वाला है. तरीका चेंज हो जाएगा बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम अ रिविजन स्टैंड पॉइंट. सर क्या ये वाली वीडियोस आपकी एक दिन में यूज कर सकते हैं क्या? आपको 1.5 दिन में, 2 दिन में जो टाइम मिलता है? आंसर इज यस. उस टाइम लाइव रखेंगे नहीं रखेंगे उसके बारे में मैं आपसे कम्युनिटी पे अलग से बात कर लूंगा, कम्युनिटी टैब पे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. अभी वाले में मेरा क्वेश्चंस पे फोकस नहीं रहेगा. हालांकि क्वेश्चंस में जो बातें टेस्ट होती है दैट आई एम गोइंग टू बी इनकॉर्पोरेटिंग अलोंगसाइड द कांसेप्ट्स. तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि सर क्या बता रहे हैं अलग से, क्योंकि वो पॉइंट्स हो सकता है क्वेश्चन में ही आपके टेस्ट हो जाए कहीं ना कहीं. ठीक है, मैं अलग से स्ट्रेस नहीं दूंगा. बियॉन्ड दैट एक क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाएंगे. हॉट्स का वीडियो जो पिछली बार बनाया था वो भी बनाएंगे. प्लीज डोंट वरी, उसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, करेंगे वो वाला काम. अभी प्लीज ध्यान दो जो वॉट एवर वी आर स्टार्टिंग. ओके, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक आपके डेफिनेशंस एंड चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. तो एक बेसिक चर्चा करते हैं. अभी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो हम क्लास में भी करते हैं, इंट्रोडक्शन में शायद लोग कराते हैं, मैं अभी नहीं कराऊंगा बिकॉज टेक्निकल इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स. अभी रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेपर में पूछा जा सकता है. सो व्हाट आर वी स्टडिंग? गुड्स एंड सर्विस टैक्स. 3 चीजें आ रही है इसके अंदर, 3 वर्ड्स आ रहे हैं आपके सामने, गुड्स, सर्विस और टैक्स. अब टैक्स तो सर अपने को पता है, बचपन हो गया, बचपन बीत गया आपका कि सर टैक्स 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 क्या होता है? इट इज अ कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट. इट इज नॉट ऑप्शनल, आपको पे करना ही करना है अगर लग गया टैक्स. गुड्स और सर्विस का मतलब क्या है? जीएसटी किसके ऊपर लगता है? ये सब चीजें अलग अलग चैप्टर्स में अनफोल्ड होएगी, कैसे कैलकुलेशन होता है. तो उसके लिए हम डेफिनेशन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में अभी नहीं कराऊंगा. ठीक है, चलो सर. अब लेट्स स्टार्ट विद सर्टेन बेसिक्स. सबसे पहले हमने बोला सर गुड्स और सर्विसेज, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाने वाले हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द गुड एंड व्हाट इज अ सर्विस. तो गुड्स मींस, स्पीड थोड़ी तेज रहेगी, प्लीज कैच कर लेना. ओके, कहीं पे भी लगे तो रिवाइंड कर लेना, डाउट आए तो आई विल बी देयर. गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज. मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स में से भी एक्सक्लूड किया जाता है और सर्विस में से भी एक्सक्लूड किया जाता है. तो मनी क्या होता है वो भी अलग से बताऊंगा, सिक्योरिटीज क्या होता है वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक्ट नहीं बताता. वो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर H के अंदर डिफाइन किया गया है. तो मनी और सिक्योरिटीज के ऊपर हम जीएसटी की बात नहीं करेंगे. ठीक है, तो दिस इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इसके अंदर मनी सिक्योरिटीज नहीं आता. बट क्या आता है? एक्शनेबल क्लेम्स एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड. सर लैंड में अटैच्ड है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हुए, इसीलिए आगे बोला है विच आर एग्रीड टू बी सेवियर्ड बिफोर द सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई. तो घास और ये सब जो अपने लैंड से जुड़े हुए उसको कट करने वाले, तो कट होने के बाद वो मूवेबल में आ जाएगा. तो मूवेबल हो जाएगा तो वो गुड्स बन जाएगा. अब सर एक्शनेबल क्लेम का क्या गेम है? सुनो, सारे एक्शनेबल क्लेम को बुलाओ, इधर आओ इधर आओ. सारे एक्शनेबल क्लेम को पहले गुड्स में डाला और उसके बाद हम शेड्यूल 3 में सबको बाहर कर देंगे, सिर्फ एक को रखेंगे, दैट इज स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम. स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में 6 चीजें आती है, जिसका एक छोटा सा कोड वर्ड हमने क्लास में बनाया था, हाईकोर्ट का ब्लॉग. हाईकोर्ट का ब्लॉग HCBLOG. तो इसमें क्या क्या आता है? बेटिंग, कसिनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग. इनकी वैल्यूएशन वगैरह की भी बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर. ओके, तो ये 6 चीजों के ऊपर आज जीएसटी लगता है. बाकी के जो एक्शनेबल क्लेम्स है, जैसे I have a claim of receiving money under an invoice. What is an actionable claim? वो आगे जाके एक छोटा सा नोट मैंने दिया हुआ है. It is basically your right to recover money, या आपके पास कोई अनसिक्योर्ड डेट है आपका, तो वो आपका जो है वो एक्शनेबल क्लेम बन जाएगा. उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा. सिर्फ ये 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के ऊपर ही जीएसटी आएगा. ठीक है, तो ये हो गया मेरा गुड्स का मतलब. सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स. ठीक है. अब कभी कभार मनी की ट्रांजैक्शंस होती है, सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शंस होती है, इन विच देयर इज सम सप्लीमेंट्री एक्टिविटी फॉर विच अ कंसिडरेशन इज चार्ज्ड. अलग से अगर कंसिडरेशन चार्ज किया जा रहा है तो वो सर्विस जरूर माना जाएगा. जैसे मनी एक्सचेंजर होते हैं, तो यूएसडी आपको दे रहे हैं, आपसे INR ले रहे हैं, तो उसके ऊपर जो वो कमाई कर रहा है ना, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही लगेगा. बात समझ में आ रही है? तो गुड्स का मतलब क्लियर है, सर्विस का मतलब क्लियर है. गुड्स और सर्विस के ऊपर टैक्स लगेगा. बात समझ में आई? सर ये जीएसटी कहां लगता है? हमारे इंडिया पे लगता है. तो सर इंडिया का मतलब भी फटाफट से देख लेते हैं. इंडिया का मतलब होता है हमारा टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब फिजिकल लैंड एज पर द आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
तो जो ये हमारे स्टेट्स है, हमारा पूरा लैंड है, ये सारा तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 1 में आता है, एंड दैट इज इंडिया प्लस इट्स टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स बोले तो 12 नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल मतलब जो भी वो 1.8 किलोमीटर या वॉट एवर इट इज वो आता है, वो आपकी बुक में नहीं दिया तो लन मत करना, चलेगा। तो अपना जो भी फिजिकल लैंड हुआ, टेरिटोरियल वाटर्स हो गए 12 नॉटिकल माइल, सी बेड, सबसॉइल, अंडरलाइंग सच वाटर तो 12 नॉटिकल माइल, उसके नीचे का भी। तो अगर एक शिप है या कोई सबमरीन है, वो हमारे पानी के अंडर कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, वो बोल सकती है क्या कि सर ये इंडिया नहीं है? भाई वो भी इंडिया है, वहां पे भी जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। प्लस इसके ऊपर की एयर स्पेस, तो अगर इंडिगो में कुछ खाना वाना बेचा जा रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट नेचर, मैं कह रहा हूं हवा में कोई ट्रांजैक्शन होती है, तो क्या वो ये बोल सकते हैं कि सर ये इंडिया नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, वो भी इंडिया है। सो एयर स्पेस अबाउट द टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी एंड 12 नॉटिकल माइल्स, ये भी इंडिया का पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्टिनेंटल शेल्फ और उसके बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विच एक्सटेंड्स अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ को छोड़ी दो, वो 24 नॉटिकल माइल्स होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक हम इंडिया में लेकर चलते हैं, मतलब बेसिकली यहां तक हमारा जीएसटी लगता है। तो छोटा सा फिगर है, आप देखोगे यहां तक 200 नॉटिकल माइल्स तक अपना इंडिया को कवर करा जाता है। इसके आगे बोलते हैं हाई सीज, ये इंडिया का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक समझ में आया। डेफिनेशंस भी अभी हम देख रहे हैं, बाकी के जो जो यूज होते जाएंगे ना एज 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 वी प्रोसीड टुवर्ड्स द चैप्टर्स, तो उस टाइम हम देखते जाएंगे। अभी जस्ट मैं बेसिक की बात कर रहा हूं कि सप्लाई स्टार्ट करने से पहले मुझे जो डेफिनेशंस करानी पड़ेंगी। मनी, अब सर आपने बोला वो गुड्स एंड सिक्योरिटीज में, गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर वी आर एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज, बराबर। तो सर मनी का मतलब क्या होता है? मनी का मतलब होता है जो आप और मैं हम पे करते हैं, इतना उसको कॉम्प्लिकेट मत करो, इट इज अ लीगल टेंडर, राइट, जो हम यूज करते हैं, बट यू हैव टू एक्सक्लूड दैट फॉर्म ऑफ मनी, दैट काइंड ऑफ मनी व्हिच इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। पुराने पुराने कॉइन है वो रखे हुए उसकी वैल्यूएशन के लिए कि आगे जाके वो इतने में बेचेंगे, उतने में बेचेंगे, वो डे टू डे ट्रांजैक्शन में मनी की तरह यूज नहीं हो रहा है, तो वो आपका मनी नहीं माना जाएगा। बाकी का जो पैसा है अपना 10 रुपया, 20 रुपया, 500 रुपया, जो लीगल टेंडर होता है, जो आरबीआई की तरफ से लीगल टेंडर है, दैट इज नोन एज मनी, ठीक है। चाहे वो इंडियन हो, चाहे फिर वो फॉरेन करेंसी हो, या कोई और फॉर्म ऑफ मनी हो, जैसे कैश की जगह आपने कोई उसको प्रोमिसरी नोट में कन्वर्ट किया है, बिल ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट किया है, लेटर ऑफ क्रेडिट, हालांकि आज के इसमें चलता नहीं है, ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, इट इज ऑल अलाउड, दीज आर ऑल फॉर्म्स व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, दो चीज आपको हमेशा समझनी है कि सर सप्लायर कौन होता है और रेसिपिएंट कौन होता है। इसके बियॉन्ड सप्लायर ऑफ लोकेशन एंड सप्लायर ऑफ रेसिपिएंट भी इंपॉर्टेंट है, बट अभी इतना नहीं। तो अभी जैसे जैसे हम यूज होएगा उसको देखते जाएंगे। सर सप्लायर तो ठीक है, सप्लायर तो समझ आ जाएगा जो सर्विस दे रहा है। रेसिपिएंट में कभी कभार प्रॉब्लम आता है। सर वैसे एक बात बताओ ना, ये सप्लायर और रेसिपिएंट हमें कहाँ यूज करना होगा? आपको यूज करना होगा प्लेस ऑफ सप्लाई के टाइम पे, व्हेन वी टॉक अबाउट कि सप्लायर एंड रेसिपिएंट की लोकेशंस किधर है। अरे लोकेशन तो बाद में देखोगे ना भाई, पहले सप्लायर रेसिपिएंट पता तो चले कौन है। सप्लायर तो ठीक है समझ आ जाएगा, बट हु इज अ रेसिपिएंट? सर रेसिपिएंट डिपेंड करेगा कि कंसिडरेशन है या नहीं है। इफ कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व देन द पर्सन पेइंग द कंसिडरेशन इज नोन एज रेसिपिएंट। इफ कंसिडरेशन इज नॉट इन्वॉल्व देन सी किसको गुड्स या सर्विसेज दी जा रही है वो हमारा रेसिपिएंट मान लिया जाएगा। बात समझ में आई? चलो सर आपने जो एक स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम बताया था एचसी ब्लॉक्स, उसके रिस्पेक्ट में एक छोटी सी बात आपको समझनी है। देखो सप्लायर आपको पता है क्या है सर, क्योंकि अलग से करने की जरूरत नहीं है। सप्लायर मीन जो सप्लाई कर रहा है, इसके अंदर कोई बहुत एनालिटिकल डेफिनेशन नहीं है। इट इंक्लूड्स एजेंट ऑल्सो, हर जगह सप्लायर रेसिपिएंट इंक्लूड्स एजेंट, तो यहां पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट ये छोटी सी बात समझना, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स मतलब जो हम बोलते हैं हाईकोर्ट ब्लॉक, हाईकोर्ट ब्लॉक में सप्लायर की डेफिनेशन को थोड़ा सा खींचा गया है। सर खींचा क्यों गया है? क्योंकि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, हेराफेरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्यार से एक प्रोविजो डाला, ये अमेंडमेंट हुआ था लास्ट टाइम। तो इन्होंने क्या बोला कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, इफ समवन इज ऑर्गेनाइजिंग और अरेंजिंग द सप्लाई ऑफ दीज क्लेम्स इंक्लूडिंग समवन हु इज मैनेजिंग और ओनिंग अ प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू ये बेटिंग वगैरह हो रहा है, हम उसको भी पकड़ के यहाँ पे सप्लायर बना देंगे। हालांकि वो एक्चुअल में सप्लायर नहीं है, हो सकता है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म चला रहा है, हो सकता है सिर्फ वो ऑर्गेनाइज कर रहा है बिटवीन सप्लायर एंड रेसिपिएंट, स्टिल हम उसको क्या बना देंगे? हम उसको सप्लायर बना देंगे, ठीक है। चाहे उसके थ्रू पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता है पैसा किस फॉर्म में आ रहा है। नो, वी आर बेसिकली स्ट्रेचिंग और वी कैन से वी आर एक्सटेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ सप्लायर। मान लिया जाएगा कि वो सप्लायर है, ठीक है। बस ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। अब सर बेसिक बात करते हैं, एक वर्ड होता है स्टेट और एक वर्ड होता है यूटी। देखो अब आपको ना इस लेवल पे ये तो सर पता है, मैं फिर भी बता देता हूं। एक होता है इंटर लेवल में काम, एक होता है इंट्रा लेवल में काम, हाँ या ना। इंट्रा जीएसटी कब लगता है? इंट्रा जीएसटी लगता है जब सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट एक ही यूटी में हो सर। और इंटर कब होता है? जब सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग यूटी या फिर एक स्टेट और एक यूटी में हो, ठीक है। जब मैं बात करता हूं ये कैरेक्टराइजेशन की, सो माय फोकस इज अपॉन सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। कई बच्चे अभी भी सप्लायर और रेसिपिएंट को देखते नहीं, बेटा जी अपने को प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है।
है, जिसके लिए बकायदा अलग से चैप्टर नंबर 3 आने वाला है, वहां पे 10, 11, 12, 13 को एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, तो सर ये इंटर इंट्रा के टाइम जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना, स्टेट और यूटी, इसका क्या मतलब है? सर यूटी मतलब ये, यूटी मतलब ये। तो सर बेसिकली मेरे को ध्यान रखना है, 3 ऐसी यूटीज, दैट इज दिल्ली, दैट इज पुडुचेरी एंड दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ये तीन जो है ना, ये तीन यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन इनका खुद का लेजिस्लेचर है, और क्योंकि इनका खुद का लेजिस्लेचर है, इनको माना जाता है स्टेट, इनको माना जाता है स्टेट। सर इसका जीएसटी इंप्लीकेशन ये हो जाता है कि व्हेन देयर इज एनी इंट्रा ट्रांजैक्शन बीइंग टेकिंग प्लेस इन स्टेट्स ऑफ दिल्ली, टेक्निकल यूटीज बट नाउ आई एम कॉलिंग देम स्टेट्स ऑफ दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, देन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी चार्ज्ड, नॉट सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी। तो ये इंप्लीकेशन आप दिमाग में रख लेना। बाकी के जो है ये वाले यूनियन टेरिटरीज ही माने जाएंगे, तो यहाँ पे यूटी जीएसटी का इंपैक्ट आएगा। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ और ये अदर टेरिटरी को छोड़ दो, ये रेसिडुअल क्लॉज होता है। ठीक है, चलो अभी क्या मुझे और कोई डेफिनेशन इमीडिएट करने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता। अगेन आई एम सेइंग, हम धीरे धीरे एडवांस करते जाएंगे तो मुझे डेफिनेशंस को टच करना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जिसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता था। एक बिजनेस भी समझ लो, क्योंकि जीएसटी जो है वो कमर्शियल लेवल पे लगता है, पर्सनल लेवल पे नहीं लगता, धंधे के रिस्पेक्ट में लगता है। और धंधा क्या होता है? धंधा कुछ भी हो सकता है, कोई ट्रेड भी हो सकता है, कोई प्रोफेशन हो सकता है, चाहे उसके अंदर रिपीटेशन या फ्रीक्वेंसी हो या ना हो। मतलब मैंने साल में एक ट्रांजैक्शन किया, मैंने ये बोतल बेच दी, और ये बेची मैंने 25 लाख रुपए की, और लेट से गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तुम इसके ऊपर जीएसटी दो, या आप गुड्स के समझ लो तो वो एक 45 लाख ले लो कई बच्चों को, क्योंकि 40 लाख की लिमिट अभी याद आ रही होगी। So let's say I sold this for 45 lakh. Government says, where is your GST, Mr. Walimbe? I said that no, Mr. Government, I have undertaken only one transaction. There is no frequency, there is no repetition. So government मुझे यहाँ पे business की section 2 clause 17 के सब clause C में लेके आएगा, बोलेगा whether or not there is volume, frequency, continuity और regularity of such transaction. ये बात एक ध्यान रखना इसके अंदर। दूसरा, चाहे गवर्नमेंट अगर कोई ट्रांजैक्शंस ले रही है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वगैरह, वहां पे भी जीएसटी लग जाता है, बिकॉज इट्स अ कमर्शियल एक्टिविटी, एक्सेप्ट व्हेन दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज। तो पुलिस सर्विस, डिफेंस सर्विस, ऐसा कोई अगर सर्विस दिया जा रहा है, वहां पे वो जीएसटी की तरह नहीं आता, बिकॉज देयर दे आर वर्किंग एज पब्लिक अथॉरिटीज रादर देन कमर्शियल लेवल अथॉरिटीज। ठीक है, बस अभी के लिए मेरे हिसाब से मैं आगे बढ़ सकता हूं। ठीक है, अब मैं आपके साथ सप्लाई की ऑफिशियल तरीके से शुरुआत कर रहा हूं। ओके, आई होप आपको स्पीड अच्छी लग रही है। बीच बीच में जो भी लगे आप whatever the feedback is always let me know। ठीक है ना, चलो अब सर सप्लाई की बात स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सप्लाई? सर सप्लाई ना एक वो चीज है जो नहीं होगा तो जीएसटी ही नहीं होएगा। इसका मतलब सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट। सर टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? जिससे टैक्स कॉन्सिक्वेंस आता है। तो अगर सप्लाई नहीं हुआ तो जीएसटी होएगा ही नहीं। जब तक सप्लाई नहीं होता तब तक जीएसटी नहीं होगा। पुराने जमाने के लॉस के अंदर इंट्रोडक्शन में जैसे हम बात करते थे कि देयर वर वेरियस टैक्सेबल इवेंट्स, जैसे एक्साइज के लिए मैन्युफैक्चरिंग होना, सर्विस के लिए वो सर्विस का रेंडरिंग होना, लेकिन अब क्या है, एक ही टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई, तो वो होगा तो जीएसटी की बात होगी। सेक्शन नंबर 7 में क्या होता है? सप्लाई के बारे में बात करी जा रही है। तो सर सप्लाई में क्या क्या आता है? इसके अंदर हमें 4 क्लॉजेस पढ़ने हैं। सप्लाई इंक्लूड्स, अब मैं डेफिनेशन मेरे को ना अंदर से रोकना पड़ रहा है, इंक्लूड्स के ऊपर बहुत बात होती है, सच के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है, क्लास वालों को पता है। मैं अभी अपने आप को रोक रहा हूं क्योंकि ये क्लास में नहीं टेस्ट करेंगे, बट अपने पेपर में नहीं टेस्ट करेंगे। क्लास में तो सर हम रोक नहीं पाते अपने आप को, हम बहुत डिटेल में जाते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, पर ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सो डोंट वरी। ठीक है, तो सप्लाई में क्या क्या आता है देखो, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, जैसे ट्रांसफर हो गया, सेल हो गया, बार्टर हो गया, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, बेचना, एक्सचेंज करना, बार्टर करना, तुम मुझे ये दो, ये पर्टिकुलर गुड्स दो, मैं तुम्हें दूसरा दूंगा, एक्सचेंज करना कि इसके साथ मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, लाइसेंस पे लेना, रेंटल लेना, ये सब के सब फॉर्म्स ऑफ सप्लाई है। लेकिन होने किसके चाहिए? सर होने चाहिए गुड्स और सर्विस के, और गुड्स और सर्विस का मतलब हमने ऑलरेडी समझ लिया है, कभी मत भूलना मनी और सिक्योरिटीज इसके अंदर इंक्लूड नहीं होएगा। अब सर ये किया जा रहा है मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसीडरेशन बाय अ पर्सन। तो 1 मिनट के लिए अब हमें कंसीडरेशन को समझना पड़ेगा क्योंकि वो अभी यूज होने वाला है। सर कंसीडरेशन क्या होता है? पैसा देना। सर जरूरी है क्या कंसीडरेशन मनी फॉर्म में हो? आंसर इज नो। कंसीडरेशन कैन बी मनी और अदरवाइज। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और अदरवाइज। सर कोई भी दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ये मेरे पास कुछ आना चाहिए, काइंड ऑफ अ क्विड प्रो क्यो। ठीक है, तो ये पेमेंट आ रही है। अब सर दे कौन रहा है मुझे नहीं फर्क पड़ता, रेसिपेंट दे सकता है, उसके हो सकता है उसके गार्डियन, उसका कोई दोस्त दे रहा है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो सेम बात ये होगी पेमेंट के रिस्पेक्ट में, और एक ये होता है एक्ट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मनी फॉर्म हो गया और यहाँ पे एक्ट हो गया, वो मेरे लिए कुछ कर रहा है। अगर वो मेरे लिए कुछ कर रहा है या फिर वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा,
मेरे कहने पे वो मेरे लिए कुछ कर रहा है या वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा जो वो करने वाला था, तो बोथ एक्ट एज वेल एज फोरबियरेंस आर इंक्लूडेड, तो उसकी हमें मॉनेटरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगेन कौन कर रहा है, रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, दोनों में एक बात कॉमन आती है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी आती है, बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी आती है तो वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा। एंड सेम पार्ट इज गिवन इन योर वैल्यूएशन ऑल्सो, बोले तो अगर ये सब्सिडी आ रही है तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ये बात आपकी निकल के आती है। वैल्यूएशन के अंदर हम फिर से बात कर लेंगे। तो कंसिडरेशन होना मांगता है अगर सप्लाई होना मांगता है, लेकिन सर इसका एक एक्सेप्शन है, शेड्यूल नंबर 1। 3 शेड्यूल आपके आने वाले हैं, नींद में भी आपको ये 3 शेड्यूल आने चाहिए, शेड्यूल नंबर 1, 2 और 3। शेड्यूल नंबर 1 में क्या बात लिखी गई है, इट टॉक्स अबाउट डीम्ड सप्लाई, दैट इज द ट्रांजैक्शंस। मैं आपके सामने यहाँ पे 4 पैराग्राफ्स लेके आऊंगा, वहां पे अगर आपका कंसिडरेशन नहीं होगा ना तब भी इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। शेड्यूल नंबर 2 बताता है क्या गुड्स माना जाएगा, क्या सर्विस माना जाएगा, और शेड्यूल नंबर 3 बताता है क्या गुड्स भी नहीं माना जाएगा और सर्विसेज भी नहीं माना जाएगा। तो कंसिडरेशन का एक एक्सेप्शन है आपका शेड्यूल नंबर 1, आगे दिया है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, धंधे के लिए, पर्सनल के लिए नहीं, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है 7(1)(b) व्हिच टॉक्स अबाउट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। सर्विस का इंपोर्ट किया, मैंने पैसा पे किया, चाहे घर के लिए किया हो, चाहे ऑफिस के लिए किया हो, चाहे पर्सनल हो, आपका वो धंधा नहीं है, स्टिल उसको जीएसटी के अंदर सप्लाई मान लिया जाएगा। चलो एक चीज ध्यान रखना, सेल, ट्रांसफर, ये सारे टर्म्स लीगली डिफाइंड नहीं है। अब ये डबल ए क्लॉज क्या कहता है, डबल ए क्यों हुआ, क्योंकि इंसर्ट करा गया था। ठीक है, तो डबल ए मतलब ये बीच में आया था एक केस लॉ की वजह से, वेस्ट बंगाल क्लब का। पहले पढ़ो इसको, एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इन सिंपल वर्ड्स, एक क्लब है, क्लब अपने मेंबर्स के साथ कुछ डीलिंग कर रहा है, तो क्या ये सप्लाई है, आंसर इज यस, प्रोवाइडेड यहाँ पे कंसिडरेशन हो, जो तो होना ही था, मतलब ठीक है ना, कंसिडरेशन तो ऊपर पढ़ ही लिया था। इसके बीच में केस लॉ हुआ था, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कलकत्ता क्लब लिमिटेड, जिसका रेफरेंस मैंने यहाँ दिया है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक चीज बोली थी कि एक क्लब अपने मेंबर से अलग नहीं होता है, मेंबर्स मिला के क्लब होता है, सो दैट्स वन पर्सन ओनली। उनके बीच में सप्लाई कैसे हो सकती है, सप्लाई के लिए एक सप्लायर होना चाहिए और एक रेसिपिएंट होना चाहिए, क्लब अपने मेंबर से अलग नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ये बात दिल में लगी हमारे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने बोला ऐसी की तैसी तुम्हारी डबल ए डाल दिया और बोल दिया कि इसको सप्लाई मान लिया जाएगा, रिगार्डलेस, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग रिटन इन एनी कोर्ट डिग्री, एनी लॉ, एनी जजमेंट, सबको इग्नोर करो, सबको इग्नोर करो और इनको सप्लाई बनाओ और इनके बीच में जीएसटी लगाओ। ठीक है, बी क्या बोलता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, 4 क्लॉजेस है, ए, डबल ए, बी और सी। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, अभी भी मैंने ऊपर बताया, whether or not in the course of furtherance of business, इसीलिए ऊपर बताया था that this is an exception to the condition of business। और सी, एक्टिविटीज इन शेड्यूल 1 मेड विदाउट कंसिडरेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 7(1) ए दोबारा रीअफर्म करता है कि कोई चीज गुड्स है या सर्विस है, उसके ऊपर शेड्यूल 2 का भी थोड़ा गाइडेंस आता है जो हम पढ़ेंगे। और नीदर गुड्स नॉट सर्विसेज, यहाँ पे 3 चीजें आती है, एक आता है शेड्यूल नंबर 3 जिसको हम प्यार से क्या बोल सकते हैं, निगेटिव लिस्ट, उसके बाद एक होता है सर्कुलर और एक होता है नोटिफिकेशन। ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे विच टॉक्स अबाउट व्हाट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। अब मैं आपके सामने 3 स्पेसिफिक केसेस लेके आ रहा हूं कि यहाँ पे कंसिडरेशन है या नहीं है, मतलब बेसिकली सप्लाई है या नहीं है। कंसिडरेशन जान के क्या करेंगे, फाइनल द गेम दैट फाइनल क्वेश्चन दैट वी आर ट्राइंग टू आंसर इज वेदर इट विल बी अ सप्लाई और नॉट। So case number 1, we have seen that there are a lot of donations made by an individual to a charitable organization. So if I make a donation of 10 lakh rupees to a nearby charitable contribution and to a charitable organization, and what it does is basically वो एक छोटा सा रूम बनवा लेता है, स्टडी रूम करके, और वहाँ पे लिख लेता है with blessings और with the kind donation from Mr. सिद्धेश वालिम्बे, बस इतना ही लिखता है। अब क्या ये कोई कंसिडरेशन हुआ, मतलब क्या ये सप्लाई हुआ, मैंने उनको पैसा दिया, क्या उन्होंने मुझे कुछ दिया, आंसर इज नो, कुछ भी नहीं दिया। तो इस केसेस के अंदर, इन केसेस के अंदर 3 कंडीशंस अगर कंप्लाई होती है, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, इफ 3 कंडीशंस दैट आई एम गोइंग टू स्टेट इफ दे आर कंप्लाइड, तो वो सप्लाई नहीं माना जाता, क्योंकि कंसिडरेशन ही नहीं माना जाता। क्या है वो 3 कंडीशन, पहला, गिफ्ट और डोनेशन इज मेड टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, कोई एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को नहीं दिया है। दूसरा, पेमेंट शुड हैव अ कैरेक्टर ऑफ अ गिफ्ट और डोनेशन, कैरेक्टर मतलब मेरा देने का भाव, मैंने दिया है गिफ्ट के तरीके से, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। एंड तीसरा, द पर्पस शुड बी फिलांथ्रोपी, फिलांथ्रोपी मींस आप कुछ चैरिटेबल कर रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन इन रिटर्न। नाउ इन द सेम एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ दैट दे वुड हैव रिटन विद ब्लेसिंग्स, with kind gracious donation by Mr. सिद्धेश वालिम्बे, आगे डायरेक्टर एस वालिम्बे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा करके कुछ डाल दिया। इसका मतलब यहाँ पे बिजनेस का पर्पस आ गया है
क्या जरूरत थी एस ओलंपिक क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड लिखने की, क्या जरूरत थी लिखने की कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने पैसा दिया और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे प्रमोशन मिला, सो वो यहाँ से बाहर हो जाएगा, वहां पे जीएसटी लग जाएगा। केस नंबर 2, मैं हूं पेंटर, मजनू भाई जैसा था वेलकम में वैसा मैं हूं पेंटर। मैंने एक पेंटिंग बनाई और मैंने अपने घर के पास एक गैलरी थी, मैंने कहा ओ गैलरी वाले मैं भी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता हूं, मैं भी आपके यहाँ पे भिजवाता हूं, लगाओ ना अपने एग्जीबिशन में। उन्होंने कहा भेज दो जी, हमें क्या है, आप भेजो, अच्छी पेंटिंग होगा तो बिक जाएगी आगे पीछे। मैंने कहा भिजवाते जी। तो जब मैंने ये एग्जिबिट करी फॉर सप्लाई, मतलब आई सेंट इट टू द गैलरी फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई, क्या ये सप्लाई बन जाएगा? नहीं सर, कैसे बनेगा? कंसिडरेशन कहां है? अरे एग्जीबिशन वालों ने बोला भिजवा दो भैया, लगा देंगे। क्या मैंने कुछ चार्ज किया क्या उनसे? पर सर आगे जाके बिक गई तो? अरे बिक गई तो सप्लाई बनेगा ना, तभी देखो क्या लिखा है, आई एम एग्जिबिटिंग इट फॉर सप्लाई। अभी सप्लाई नहीं हुआ है, आगे बिकेगा तो सप्लाई बन जाएगा। केस नंबर 3 जरा ध्यान से समझना, इसके अंदर जो मैं वर्ड्स यूज करूंगा दीज आर वेरी वेरी हाई मीनिंग वर्ड्स इन अ वेरी केयरफुली अरेंज्ड मैनर, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, सुन लेना ढंग से। शर्मा जी इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस लिया है हेल्थ इंश्योरेंस का आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से, ठीक है, 10,000 का प्रीमियम पे करते हैं और लेट से जो भी 10 लाख का इनका इंश्योरेंस का कवर है। अब क्या हुआ, ये साल गया 23-24 गया, शर्मा जी का कोई क्लेम नहीं आया। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड वाले बहुत खुश हुए, कह रहे अरे शर्मा जी ने प्रीमियम पे किया, कोई क्लेम तो आया ही नहीं है, तो एक काम करते हैं अगले साल ना इनको में नो क्लेम बोनस दे देते हैं 10,000 रुपए का, ठीक है, 10,000 रुपए का एक नो क्लेम बोनस उनके खाते में डाल देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये कंसीडरेशन है? क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। बताओ मुझे क्यों नहीं लगेगा? इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो पर्पस था ना इस कॉन्ट्रैक्ट का, आप देखो सारी जगह ना रट्टा से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं भाव समझना पड़ेगा लॉ का, लॉजिक के साथ। लॉजिक मुझे बताओ, जीएसटी कब लगता है? जब दोनों पार्टीज एक माइंड में एक एम लेके उतरती है कॉन्ट्रैक्ट में, हाँ या ना? यहां पे शर्मा जी ने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है फॉर द पर्पज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन विच ही इज पेइंग 10,000 रुपीज, इसमें अच्छा नो क्लेम बोनस में मैंने 10,000 ले लिया था ना, तो अब नो क्लेम बोनस 5,000 ले लो वरना कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना? चलो, तो 10,000 का ओरिजिनल वो था और 5,000 का इनको नो क्लेम बोनस मिला। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे जो शर्मा जी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, वॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद अ व्यू? विद अ व्यू मतलब विद एन एम टू अर्न दिस 5,000 रुपीज? आंसर इज नो। ये तो हो गया, पकड़ो ना बात को, ये तो हो गया सर, ये तो हो गया कि क्लेम नहीं गया और कंपनी ने 5,000 मेरे को दे दिया, क्या उसके अगेंस्ट कंपनी को कुछ मिला? आंसर इज नो। शर्मा जी तो इस कॉन्ट्रैक्ट में आए थे कि कल को बीमार पड़ेंगे तो उसके अगेंस्ट क्लेम मिल जाएगा। शर्मा जी इस एम से नहीं आए थे कि हाँ पहले हम ये 10,000 का प्रीमियम पे करेंगे बाद में जाके 5,000 का नो क्लेम बोनस मिलेगा। नो, दैट इज नॉट द वे इट हैपेंस। ओके, तो यहाँ पे भी इट इज नॉट अ सप्लाई। अब बेसिकली यहाँ पे आप ये एक लाइन लर्न कर सकते हो कि मिस्टर शर्मा इज नॉट अंडर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नॉट टू क्लेम। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, मैं फिर से वही वर्ड यूज कर रहा हूं कि सर ये तो हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं था कि मुझे क्लेम नहीं फाइल करना है, मैं नहीं बीमार पड़ा तो नहीं फाइल किया, हो गया, मिल गया मुझे 5,000 रुपए, तो ये कोई जीएसटी थोड़ी ना है, तो एक कैपिटल रिसीट बन गई मेरे लिए। बात समझ में आई? चलो एक बात करते हैं सर कॉस्ट पेट्रोलियम की टैक्सेबिलिटी की। मोदी जी ने बोला अडानी जी को कि भैया तुम्हें लाइसेंस वाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए? तो अडानी जी ने बोला हाँ जी चाहिए, ऑयल एक्सप्लोर करना है और उसके बाद वो प्रोडक्शन वगैरह जो भी है उसका मेरे को काम करना है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या इंटर होता है ना, एक पीएससी बोलते हैं उसको, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या होता है, बिकॉज द नेचुरल रिसोर्सेस वगैरह के राइट्स गवर्नमेंट के पास होती है, तो गवर्नमेंट इनको एक राइट देती है, लाइसेंस देती है कि तुम काम करो। काम करने के बाद अडानी जी को यहाँ पे नीचे खोदते 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 वो एक्सप्लोरेशन के टाइम यहाँ पे ऑयल मिला। ऑयल मिलने के बाद उन्होंने सेल किया 10 रुपए में, ठीक है। 10 रुपए में से सबसे पहले ना 2 रुपए काटे, ये 2 रुपए थी उनकी एक्सप्लोरेशन की कॉस्ट, ये तो जेब का खर्चा था भैया, पॉकेट में से गया है तो पहले तो वो रिकवर किया जाएगा। जो 8 रुपए बाद में मुनाफा हुआ, इस मुनाफे को बोलते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम। व्हाट इज दिस कॉल्ड? प्रॉफिट पेट्रोलियम। अब ये 8 रुपए थोड़ा सा मोदी जी खाएंगे और बचा हुआ जो है वो अडानी जी खाएंगे। खाएंगे मतलब से लेंगे भाई, मतलब बचा हुआ रिसीव करेंगे। अब लेट से मोदी जी के पास बचा इसमें से 3 रुपए, अडानी जी ने के पास 5। नाउ दिस विल बी डिसाइडेड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। मुझे बताओ क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? सर लगेगा, लगना चाहिए, लगना चाहिए। everything as per the supply is being satisfied. There are two parties, Adani ji and Modi ji. There is a proper contract taking place, there is a supply taking place, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, उसके बदले में 3 रुपए अर्न किया, सब कुछ है, कंसिडरेशन है, सब कुछ हो रहा है भैया, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एग्जेम्पशंस का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, नोटिफिकेशन में डाल दिया कि प्रॉफिट पेट्रोलियम इज एग्जेम्प्ट, तो ये सप्लाई के डेफिनेशन में फॉल कर रहा था, लेकिन आज
कंक्लूजन ये है कि जीएसटी नहीं लगेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन की वजह से। वो नोटिफिकेशन में से अगर एंट्री हट गई तो जीएसटी लग जाएगा। क्या 5 के ऊपर जीएसटी लगेगा? क्यों लगेगा? ये तो कॉस्ट पेट्रोलियम है ना, सॉरी 5 नहीं 2, कॉस्ट पेट्रोलियम की बात कर रहा हूं। 2 के ऊपर जीएसटी लगेगा? क्यों लगेगा? ये तो कॉस्ट पेट्रोलियम है, ये तो खर्चा मैंने किया और उसको रिकवर किया। इसमें थोड़ी ना मैंने गवर्नमेंट को कुछ दिया या गवर्नमेंट ने मुझे कुछ दिया। हाँ, इसके लिए गवर्नमेंट ने मुझे लाइसेंस दिया था जिसकी वजह से मैंने उनको 3 रुपए पे किए। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। ये 2 रुपए के ऊपर कोई जीएसटी का इंप्लीकेशन नहीं होगा। दिस इज समथिंग ही डिड फॉर हिमसेल्फ, नॉट फॉर एनी गवर्नमेंट। ओके जी, चलो अब सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं और उसके टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं। देखो मनी सिक्योरिटीज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को भी हम मनी फॉर्म में बात करते हैं तो वहां पे भी जीएसटी नहीं लगता। अब मैं आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शंस लेके आ रहा हूं, कुछ हेडिंग्स लेके आ रहा हूं। एज इट इज जो बोल रहा हूं उतना सुन लेना, एग्जाम में यही डायरेक्ट काम आने वाला है। डेरिवेटिव्स पे जीएसटी लगता है या नहीं लगता है? देखो डेरिवेटिव्स टेक्निकली इज इट अ सिक्योरिटी? आंसर इज यस, यस इट इज अ सिक्योरिटी। इट इज अ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कहां डिफाइंड है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 आई थिंक। ठीक है, तो ये वहां के एक्ट में डिफाइंड है। तो डेरिवेटिव तो सिक्योरिटी है, लेकिन सर डेरिवेटिव में भी ना 2 चीजें आ सकती है। देयर आर 2 कॉमन फॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव एंड दिस विल बी डायरेक्टली गिवन एज वन ऑफ योर एडजस्टमेंट इन द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 इज नो डिलीवरी नेट सेटलमेंट। नो डिलीवरी नेट सेटलमेंट। अब डेरिवेटिव क्या होता है? इट डिराइव्स अ वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर अगर मैं और दूसरी पार्टी बात कर रहे हैं कि भैया हम ये बेटिंग की फॉर्म में चला रहे हैं इसको, कल को हमने राइस के प्राइस के ऊपर कुछ डेरिवेटिव एंटर किया तो मुझे राइस की डिलीवरी नहीं चाहिए, हम नेट सेटल कर लेंगे, जो जीतेगा उसको दूसरा बंदा पैसे पे कर देगा। तो आप इस पे ध्यान दो सिर्फ कि अगर डिलीवरी नहीं होने वाली कोई कमोडिटी या जो भी अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट है उसकी, और सिर्फ नेट सेटलमेंट होने वाला है, सो दिस रिटेन्स अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। तो ये सिक्योरिटी ही माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन कल को अगर एक्चुअल डिलीवरी होती है, दूसरा बंदा एक्चुअल में राइस डिलीवर कर रहा है, सिर्फ नेट सेटलमेंट नहीं कर रहे, तो उस केस में तो सर ये डिलीवरी हो गई। डिलीवरी हो गई तो सर ये सप्लाई बन जाएगा, क्योंकि इट्स अ प्रॉपर सेल ट्रांजैक्शन, तो उसमें जीएसटी आ जाएगा। आप सिर्फ पेपर में इस पे ध्यान देना कि डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही। सिक्योर्ड डेट इज अ डेरिवेटिव। सिक्योर्ड डेट इज अ डेरिवेटिव। ओरिजिनल जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी है वो डेट है, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी क्रिएट करी गई है, तो इट इज स्टिल अ डेरिवेटिव। इट इज स्टिल अ डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव इज अ सिक्योरिटी, हेंस नो जीएसटी। ट्रांजैक्शंस इन इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जैसे मनी ट्रांजैक्शंस होती है, मनी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट स्वैप, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप। ये जो ट्रांजैक्शंस और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स भी मनी की फॉर्म में ही होते हैं, तो इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि वो डेरिवेटिव की फॉर्म में आ जाता है। मनी की फॉर्म की जगह आप समझ लो वो डेरिवेटिव फॉर्म में आ जाता है। क्यों? क्योंकि द अंडरलाइंग वैल्यू इज ऑफ दैट करेंसी, जिसके ऊपर हमने एक इंस्ट्रूमेंट को रेडी किया है, वो रेडी किया है, वो डेरिवेटिव बन चुका है, अंडरलाइंग कुछ और है। ठीक है, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। आप सिर्फ अभी कंक्लूजन पे ही ध्यान दो। चलो, हाँ एक चीज बोलने की जरूरत नहीं है, इन पूरे ट्रांजैक्शंस के ऊपर अगर से कोई लेट्स से डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, कन्वीनियंस चार्ज, फलाना चार्ज लग रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। मैं कोर ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं कि इनके कोर अमाउंट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब एक बात होती है सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम। व्हाट इज सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम? इन सिंपल वर्ड्स, देयर इज एन इंटरमीडियरी। ठीक है, इसके पास एक लेंडर आता है और एक बोरोर आता है। लेंडर कहता है कि मेरे पास कुछ सिक्योरिटीज पड़ी है, मैं आपको दे सकता हूं, किसी बायर को चाहिए तो दे देना। ये बोरोर आता है, ये कहता है मुझे यही वाली सिक्योरिटीज चाहिए, मैं आपको ये ये लेके थोड़े टाइम बाद वापस कर दूंगा। ये अपनी फीस अर्न करेगा, ये अपनी लेंडिंग फीस अर्न करेगा। बोरोर क्या करेगा? जो भी सिक्योरिटीज लिए वो उसको वापस करनी पड़ेगी, अलोंग विद द कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। कुछ डिविडेंड वगैरह मिला है क्या? अलोंग विद द लेंडिंग फीस, मतलब बोरिंग फीस आप इसके अंदर बोल सकते हो। सर कुल मिला के क्या बात हो रही है? कुल मिला के एक बीच का इंटरमीडियरी है, वो अपने एक बायर और सेलर को बस इन्वॉल्व कर रहा है, मीट करवा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को नहीं जानते, वो इसके थ्रू जानते हैं। ठीक है, सो देयर इज नो डायरेक्ट एग्रीमेंट बिटवीन बोरोर एंड लेंडर। अब इसके अंदर जो बात समझा रहा हूं उतना ही आपको पेपर में लिखना है। क्या इसके ऊपर जीएसटी इंप्लीकेशन आएगा? आप 2 बातें लर्न करेंगे। सी, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। अब ये आईसीआई के मटेरियल की लैंग्वेज बता रहा हूं इसीलिए। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज पे जीएसटी नहीं लगेगा। अभी तो पढ़ा ना, सिक्योरिटीज के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, तो अगर आप सिक्योरिटीज को डिस्पोज ऑफ कर देते हो, वहां पे कोई सप्लाई नहीं हो रहा, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन आप बोलोगे कि इस एसएलएस के अंदर डिस्पोजल नहीं हो रहा है, इसके अंदर टेम्पररी लेंडिंग हो रही है। टेम्पररी लेंडिंग जो हो रही है, इट इज नॉट डिस्पोजल, हेंस इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। जो भी लेंडिंग फीस होगी, इंटरमीडियरी जो इन दोनों से फीस चार्ज करेगा, उस सबके ऊपर जीएसटी लगेगा। बस ये बात आपको अच्छे से समझ के जानी है। अब सर बात करते हैं कैश कॉल्स इन जेवी। सर कैश कॉल क्या होता है? देखो जॉइंट वेंचर तो आपको पता है, इसके अंदर मेंबर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4,
सपोज मैं हूं ऑपरेटिंग मेंबर और ए बी और सी जो है, ए बी और सी ये अलग से 3 मेंबर है, मैं काम करता हूं, ठीक है, मैं हूं ऑपरेटिंग मेंबर, मैं एक्चुअली इन्वॉल्व हूं। मैंने क्या किया, मैंने अब कंपनी में जो काम चल रहा है जेवी में, वहां पे ना पैसों की जरूरत थी मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन मुझे लेके आना है, बाकियों को भी बोलूंगा मैं पैसा डालने के लिए, तो मैं उनको कॉल मिलाऊंगा। तो मैंने उनको कॉल करूंगा कि भैया हेलो मिस्टर ए, जरा मिस्टर ए बी और सी तीनों को करूंगा, ठीक है, कि भैया थोड़ा पैसा डालो जो हमें काम करना है उसके लिए, आई नीड सम मनी। सो दिस कॉल विच आई एम मेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ मनी, दैट इज कैश, दिस इज नोन एज अ कैश कॉल, एज सिंपल एज दैट। नाउ वेदर द जीएसटी विल बी एप्लीकेबल और नॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट आई एम यूजिंग द मनी फॉर। केस नंबर 1, मैंने यहाँ से 100 रुपए मंगवाया, खुद का भी 100 रुपए डाला, 400 रुपए लेकर गया और एक मशीन खरीद ली। जब ये मशीन खरीद ली तो यहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं हो रही, कोई गुड्स, इट्स जस्ट अ नॉर्मल परचेज ऑफ अ मशीन। तो जो ओरिजिनल पैसा मंगवाया था, जो 400 रुपए मैंने लिए, दैट इज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि किसी ने उसके लिए कुछ काम नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्ररी सेम एग्जांपल, मैंने उनसे पैसा मंगवाया और मैंने अपने घर की मशीन वहां पे यूज करी और उनसे 300 रुपए लेके मैंने अपने जेब में डाले, तो इट विल बी टर्म्ड एज आई एम गिविंग अ सर्विस ऑफ यूजिंग द मशीन टू द जेवी, और मैं उनसे पैसा चार्ज कर रहा हूं, वहां पे जीएसटी लग जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई है? ठीक है, तो अगर ऑपरेटिंग मेंबर जाता है और सिर्फ एक मशीनरी परचेस करके आ जाता है जेवी के नाम पे, सो दिस इज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट मनी विच वाज पेड। मशीन परचेज के ऊपर जीएसटी लगेगा उसकी बात नहीं कर रहा मैं, कैश कॉल की बात कर रहा हूं, ठीक है। एंड इफ इन द कॉन्ट्ररी द मेंबर यूजेस खुद का मशीनरी एंड परफॉर्म्स द एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ जेवी, और वो पैसे ले लेता है, तो वो ऐसे होगा ना कि भाई मेरे पास ही मशीन थी, मैंने सर्विस दे दी जेवी को, तो मैं उसके ऊपर जीएसटी जरूर लगाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं शेड्यूल नंबर 1 की। शेड्यूल नंबर 1 इज डीम सप्लाई। इसकी बात हमने 7(1)(c) के अंदर करी थी, जिसका मतलब होता है कि बिना कंसिडरेशन भी ये क्या बन जाएगा, सप्लाई। इसके अंदर 4 पैराग्राफ आते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी इज अवेल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आईटीसी अवेल करा होना चाहिए। सर बिजनेस एसेट्स को ज्यादा एनालाइज ना करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आईटीसी तभी मिलेगा जब वो बिजनेस का असेट हो, और उसका मैं परमानेंट ट्रांसफर कर रहा हूं। ये मेरा बिजनेस का असेट है, इसके ऊपर मैंने आईटीसी क्लेम कर रखा है, और आज मैं इसको परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर देता हूं। गवर्नमेंट कहेगा ए लाला, इसके ऊपर तेरे को आईटीसी दिया था ना मैंने, तो फिर इसको डिस्पोज ऑफ क्यों कर रहा है? तो अब जब इसको आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो ना, डिस्पोज ऑफ मतलब आप बेच नहीं रहे, प्लीज मार्क द वर्ड्स केयरफुली, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल, आई एम नॉट सेलिंग इट। सेल होता तो कंसिडरेशन आ जाता, शेड्यूल 1 की बात होती ही नहीं। तो यहाँ पे मेरा सेल नहीं हो रहा है, लेकिन स्टिल इसको सेल मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। पेपर में आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि होल्डिंग कंपनी परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर रही है लैपटॉप्स जिसके ऊपर आईटीसी लिया गया है अपने सब्सिडरी कंपनी को। दिल में एक आवाज उठेगी, सर ओ हो होल्डिंग और सब्सिडरी ये तो घर की बात है, कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है, स्टिल यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, वो दोनों अलग अलग है, घर की बात नहीं है। आईटीसी के लिए, आईटीसी गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है, वो उसको कंसिडरेशन के बिना भी सप्लाई बना देगा। सेकेंड, सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज बिटवीन 2 पर्टिकुलर पीपल, एक है आपका रिलेटेड पर्सन और एक है आपका डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन नंबर 25। वो भी आपका कंसिडरेशन के बिना सप्लाई बन जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, वो बिजनेस के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, पर्सनल लेवल पे नहीं। ठीक है, एक छोटी सी बात, पहले काम करें, हम रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन को जान लेते हैं। रिलेटेड पर्सन की जो डेफिनेशन है और आई कैन से मीनिंग है, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, वो आपके वैल्यूएशन चैप्टर के सेक्शन नंबर 15 में दिया गया है, क्योंकि वहां पे कंडीशन आती है रिलेटेड पर्सन की तरह। बट अभी नहीं समझेंगे तो मजा नहीं आएगा, तो मैं यहीं पे करवा देता हूँ। रिलेटेड पर्सन के लिए आपको ये लिस्ट लर्न नहीं करनी, अच्छे से समझ लेनी है। पहला, such person or officers are such persons are officers or directors of one another's businesses। मैं तेरी कंपनी में डायरेक्टर, तू मेरी कंपनी में डायरेक्टर, अपन दोनों बनेंगे रिलेटेड पर्सन। such persons are legally recognized partners in a business, एक पार्टनरशिप में आप और मैं पार्टनर है तो अपन बन जाएंगे रिलेटेड पर्सन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बोलने की जरूरत ही नहीं है सर, ये तो बन ही जाएंगे रिलेटेड पर्सन। वन पर्सन डायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल्स और होल्ड्स मिनिमम 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक ऑफ बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम मतलब ए और बी है, और ये कोई अलग पर्सन है, ये पर्सन इसके अंदर और इसके अंदर दोनों के अंदर मिनिमम 25% होल्ड कर रहा है, तो ये आपस में क्या बन जाएंगे, रिलेटेड पर्सन। तो कॉमन कंट्रोल काइंड ऑफ आ रहा है, कॉमन ओनरशिप आ रही है, कितनी, मिनिमम 25%। और कौन से स्टॉक की, वोटिंग स्टॉक की, मतलब ये वो वाला स्टॉक होना चाहिए जिसके अंदर वोटिंग कंट्रोल है, वोटिंग राइट्स है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है, आईसीआई इसको टेस्ट नहीं करेगा। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, मैं आपको कंट्रोल करता हूं। अब सर कंट्रोल को ना डिफाइन अलग से नहीं करा है, पर जनरल मतलब आप इसका समझ सकते हो 51%, और दूसरा मतलब समझ सकते हो कि जिसके अंदर बेसिकली आई हैव सम डिसाइडिंग रोल, तो मैं आपको कंट्रोल करता हूं, इसको अलग से डिफाइन नहीं करा है। ये और ये साथ में लर्न कर लेना। बोथ ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, सी ए और बी को कंट्रोल कर रहा है या फिर ए और बी मिला के सी को कंट्रोल कर रहे हैं। सो ऊपर मैं तो यही बात लिखी थी, ऊपर ना डिफाइन करा था वोटिंग स्टॉक का परसेंटेज, यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं हम कंट्रोल, बात वही पड़ रही है।
पेपर में उतना समझ में आपको आ जाएगा। टुगेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल, ये मैंने आपको बता दिया। दे आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। सर फैमिली का मतलब फटाफट से एक बार रिवाइज कराऊं ना, सुन लो। फैमिली मतलब मेरे साथ लर्न करना, क्लास में लर्न कराया था। बीवी बच्चे, बीवी बच्चे मतलब मैं लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, फ्रॉम गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू हस्बैंड एंड किड्स, ठीक है। सो यू कैन सिंपली से स्पाउस एंड आवर चिल्ड्रन। सर चिल्ड्रन 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, फर्क नहीं पड़ता, फैमिली में ही आएंगे। सो स्पाउस एंड चिल्ड्रन हो गया। उसके बाद पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एक लेवल ऊपर जाओ, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, करो ना मेरे साथ, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर्स, ये आएंगे। कंडीशन क्या है? इफ दे आर होनली और मेनली डिपेंडेंट ऑन आवर सेल्फ, मतलब मेरे ऊपर। मेरा भाई है, मेरा भाई आईटी में जॉब करता है, 2 लाख रुपए महीना कमाता है, क्या वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है? आंसर इज नो। ये उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर ऑब्वियसली नॉट डिपेंडेंट, सो ही इज नॉट अ फैमिली, इज नॉट अ फैमिली। तो अगर मैं और मेरे ब्रदर विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, वो शेड्यूल नंबर 1 में नहीं आएगा। सारी बात वहां तक नहीं रोकनी है, सारी बात आगे तक लेके जानी है कि जीएसटी में इंप्लीकेशन क्या आएगा जनाब। बात समझ में आई? और इसी के दौरान लेट्स से माय वाइफ शी अर्न्स 5 लाख रुपीस पर मंथ और हमारे बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है विदाउट कंसिडरेशन, स्टिल वो फैमिली में माना जाएगा। सर वो 5 लाख अर्न कर रही है, फर्क नहीं पड़ता। स्पाउस एंड चिल्ड्रन में, स्पाउस एंड चिल्ड्रन में देयर इज नो कंडीशन ऑफ डिपेंडेंसी। बात समझ में आई? चल, सो ये हो गया। उसके बाद लास्ट, persons who are associated in the way that one is a sole agent, sole distributor, sole concessionaire। एजेंट नहीं, सोल एजेंट। मेरा और कोई एजेंट ही नहीं है, मेरा और कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है, मेरा और कोई कंसेशनर, ये एजेंट की तरह ही होते हैं। सर एजेंट का मतलब क्या होता है? जो मेरे लिए काम करते हैं, डेफिनेशन दे रखी है, कोई खास नहीं है उसके अंदर, ठीक है। सो दे शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड, तो प्रिंसिपल और उसका सोल एजेंट। बात समझ में आई? ये हो गया मेरा रिलेटेड पर्सन। तो एक रिलेटेड पर्सन अगर दूसरे रिलेटेड पर्सन के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है, उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। ये मेरा इंप्लीकेशन बनता है। आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है यार, सिंपल बता रहा हूं, बहुत सिंपल करके बता रहा हूं। 25(4) एंड 25(5). 25(4) के अंदर क्या होता है? आपके रजिस्टर्ड यूनिट्स होते हैं। अब सुन लो जरा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर लिंक करनी पड़ेगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैपन स्टेट वाइज। तो अगर मेरा दिल्ली में एक ऑफिस है और महाराष्ट्र में एक ऑफिस है, तो मेरा एक रजिस्ट्रेशन दिल्ली में होएगा, एक रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में होएगा। दिल्ली में मेरे 3 ऑफिस है, तो मैं क्या तीनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ? वो भी मैं करवा सकता हूँ, और हो सकता है मैं एक भी रजिस्ट्रेशन ले लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज आपको बेसिक पता होनी चाहिए इस लेवल पे आके। अब जितने भी मेरे रजिस्टर्ड यूनिट्स है, ठीक है, हो सकता है फॉर एग्जांपल मैंने दिल्ली के अंदर सिंपल 2 यूनिट से ए और बी दोनों को अलग अलग रजिस्टर कर रखा है, तो ये क्या बन जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ 25 सबसेक्शन 4, ठीक है। तो 25(4) में मेरे जितने रजिस्टर्ड यूनिट्स है वो सब माने जाएंगे डिस्टिंक्ट पर्संस, चाहे एक स्टेट में हो चाहे अलग स्टेट में हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबके सब रजिस्टर्ड है। 25(5) में क्या होता है? एक स्टेट है जैसे दिल्ली, इसके अंदर मेरा एक रजिस्ट्रेशन यूनिट है, मेरा एक रजिस्ट्रेशन मैंने लिया हुआ है, और जो दूसरा यूनिट है ना वो किसी और स्टेट में है। इसके अंदर दूसरा स्टेट होना मैंडेटरी है। सर दूसरे स्टेट में वो रजिस्टर्ड है नहीं है, आई डोंट केयर, होगा ही वैसे, बट मैं वैसे बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पे 25(5) के अंदर इसको माना जाएगा यूनिट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। 25(5) के अंदर मोर देन 1 स्टेट इन्वॉल्व है, 25(4) में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ कंडीशन, एक स्टेट में भी हो सकता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल कराता हूँ। दिल्ली में एक हेड ऑफिस है रजिस्टर्ड, मुंबई में एक ब्रांच ऑफिस है रजिस्टर्ड, तो ये 25(4) के अंदर आ जाएगा। सर ये 25(5) क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा जी दोनों रजिस्टर्ड है ना, तो आप 25(4) लगाओगे। दिल्ली के अंदर मेरा एक रजिस्टर्ड होटल है, मुंबई के अंदर मेरा एक अनरजिस्टर्ड लिकर शॉप है। अब सर एक रजिस्टर्ड है और दूसरा दूसरे स्टेट में है, दूसरा स्टेट आ चुका है, तो यहाँ पे 25(5) लगेगा। सर 25(4) क्यों नहीं? क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। तो इनके बीच में अगर कोई पे भी ट्रांजैक्शन होती है एज पर शेड्यूल नंबर 1 विदाउट कंसिडरेशन, वो सप्लाई बन जाएगी। लखनऊ में एक फैक्ट्री है, कानपुर में एक शोरूम है, लेकिन मैंने एक ही रजिस्ट्रेशन लिया है। आई हैड द ऑप्शन ऑफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन, बट मैंने नहीं लिया, तो क्या ये डिस्टिंक्ट पर्सन बनेगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं बनेगा? 25(5) तो नहीं बनेगा क्योंकि एक ही स्टेट है, ये भी यूपी है और ये भी यूपी है, और ये 25(4) भी नहीं बनेगा क्योंकि मैंने एक ही रजिस्ट्रेशन लिया है। अगर ये अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता तो 25(4) बन जाता, ठीक है। आप इसको एक रजिस्टर्ड दिल्ली भी मान लेते ना, तब भी आपका आंसर 25(4) ही बनता। 25(4) does not care whether it's a one state or not, it focuses upon the fact that they are registered करके, ठीक है। चल एक छोटा सा इशू का क्लैरिफिकेशन आया था, ध्यान से सुनना। एप्पल इज एन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। उसके लिए जैसे आईफोन के लिए कुछ कंपोनेंट्स तमिलनाडु के प्लांट में बन रहे थे, अभी टाटा बना रहा था, ठीक है, आईफोन 16 के लिए, लेकिन उसके अंदर हीट इश्यूज आए थे कुछ, तो पता नहीं अब रहेगा नहीं आगे, उसको छोड़ो। चलो, तो क्या होता है,
मैन्युफैक्चरिंग के लिए ना कुछ मोल्ड्स एंड डाइज यूज किए जाते हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं, तो जनरली ये उसका खर्चा नहीं देता, ये खर्चा देता है। तो व्हाट हैपेंस, मोल्ड्स एंड डाइज ये इसको सेंड करता है काम करने के लिए और होने के बाद इसको वापस ले लेगा। द क्वेश्चन इज, जो मोल्ड्स एंड डाइज इसको सेंड किए जा रहे हैं क्या ये सप्लाई है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है भाई, कंसिडरेशन नहीं है। क्या ये परमानेंट ट्रांसफर वगैरह हो रहा है? आंसर इज नो, बाद में वापस आ जाएगा। क्या ये आपस में रिलेटेड पर्सन है? आंसर इज नो। तो कोई भी शेड्यूल नंबर 1 लग रहा है, कोई भी पैराग्राफ, आंसर इज नो। ठीक है, परक्विजिट्स बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, अभी रिलेटेड पर्सन के रिस्पेक्ट में सारी बातें कर रहे हैं। देखो शेड्यूल 3 में आपको पता ही होगा, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, लेकिन शेड्यूल 3 के अंदर पैराग्राफ नंबर 1 में बोला गया है जो भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है वो शेड्यूल 3 का पार्ट है। मतलब इट विल नॉट बी अ सप्लाई, इट इज नीदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो बात आती है परक्विजिट्स की। देखो परक्विजिट्स जो दिए जा रहे हैं ना, वो क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि एम्प्लॉय मुझे सर्विसेज दे रहा है, मतलब एम्प्लॉय मुझे सर्विसेज दे रहा है, मैं उसको सैलरी प्लस परक्विजिट्स दे रहा हूं। अब डज इट मेक सेंस कि मैं परक्विजिट्स को टैक्स करूं? उसके अगेंस्ट जो आ रहा है वो शेड्यूल 3 का पार्ट है, तो क्या सेंस बनता है कि मैं परक्विजिट्स को टैक्स करूं? आंसर इज नो, इट डज नॉट मेक सेंस। तो परक्विजिट्स के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता, लेकिन ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो लग सकता है, ये आईसीए ने बोला है। आप पेपर में व्यू ले लेना कि लास्ट में लिख देना ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू इज पॉसिबल, बट लॉजिकली नो, बिकॉज परक्विजिट्स किसके अगेंस्ट आ रही है? सिर्फ इसके अगेंस्ट आ रहे हैं ना कि एम्प्लॉय मेरे को काम करके दे रहा है, और एम्प्लॉय को जो काम है इट हैज बीन गिवन इन पैराग्राफ नंबर 1 शेड्यूल नंबर 3। तो अब जो उसके अगेंस्ट मैं परक्विजिट्स दूंगा उसको कैसे टैक्स कर दोगे? मतलब एक ही ट्रांजैक्शन में एक का टैक्स कर रहे हो और एक का नहीं, डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, अब एक छोटी सी बात, आपको एक लिमिट लर्न करनी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट्स देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट्स देता है, दोनों रिलेटेड पर्सन है? हाँ सर रिलेटेड पर्सन है। रिलेटेड पर्सन में विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई बन जाएगा, यस। तो एम्प्लॉयर उसको गिफ्ट दिए जा रहा है विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। सर लेकिन अभी तो आपने बोला एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा है शेड्यूल 3 का, उसके अगेंस्ट जो वो सर्विसेज दे रहा है मैं उसको सैलरी परक्विजिट दे रहा हूं, ये मैं उसके बियॉन्ड गिफ्ट्स की बात कर रहा हूं। जैसे दिवाली में मैंने एडॉक दे दिया उसको कुछ पैसा, आप बात को समझिएगा। एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है उसके अगेंस्ट में सैलरी और परक्विजिट्स दे रहा हूं, व्हिच हैपेंस एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। बियॉन्ड दैट मैं उसको गिफ्ट दे रहा हूं, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? कुछ भी नहीं बोला जाता तो लगता, यस जीएसटी लगता, लेकिन लॉ ने एक एग्जेम्पशन दी है 50,000 रुपए तक की। अप टू 50,000 के गिफ्ट्स है तो चलो कोई बात नहीं, जीएसटी नहीं लगाएंगे, लेकिन 60,000 का गिफ्ट दे दिया तो फिर यहाँ पे वो सप्लाई बन जाएगा और जीएसटी का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 3 क्या बोलता है? सप्लाई ऑफ गुड्स विद रिस्पेक्ट टू एजेंट एंड प्रिंसिपल। ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझा रहा हूं। जो पैराग्राफ नंबर 3 है वो बात करता है सप्लाई ऑफ गुड्स की विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब सर वो एजेंट सोल हुआ, वो रिलेटेड पर्सन में चला जाएगा, यहाँ पे मैं नॉर्मल एजेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है सर, सबसे पहले जो आप गुड्स बोल रहे हो इसका मतलब मैंने सर्विसेज नहीं बोला। इन शॉर्ट इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि सर्विसेज अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में आ रही है तो उसके लिए अगर आपको सप्लाई बनाना है, सप्लाई बनने के लिए कंसिडरेशन होना मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल नंबर 1 के पैराग्राफ नंबर 3 में विच टॉक्स अबाउट सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन सिर्फ गुड्स को कवर करा गया है, सर्विसेज को नहीं। तो इसका इंप्लीकेशन ये बनता है कि प्रिंसिपल एजेंट के बीच में अगर कोई सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको सप्लाई बनने के लिए अपने को कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन अब गुड्स की बात करते हैं। गुड्स की बात बोली गई है कि प्रिंसिपल एजेंट को अगर देता है कुछ भी गुड्स या फिर एजेंट प्रिंसिपल को। लॉट ऑफ टाइम्स पीपल स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे सिर्फ सप्लाई करता है। नो, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कुछ रिसीव भी कर सकता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर कोई ऐसा गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है जिसके अंदर देयर इज नो कंसिडरेशन तो भी वो सप्लाई बन जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक इनवॉइस टेस्ट पास करना पड़ता है। सिंपल बता देता हूं ये इनवॉइस टेस्ट होता क्या है। इनवॉइस टेस्ट होता है कि आपको एक सवाल पूछना है कि वो जो इनवॉइस दिया जा रहा है, कौन सा इनवॉइस, जो एजेंट आगे कस्टमर को दे रहा है। प्रिंसिपल एजेंट तो कस्टमर से आगे डील करेगा ना, प्रिंसिपल एजेंट को देगा, एजेंट आगे कस्टमर को देगा। ये जो इनवॉइस दिया जा रहा है इसमें नाम प्रिंसिपल का है या एजेंट का है? अगर प्रिंसिपल का है तो इनवॉइस टेस्ट फेल कर गया, अगर एजेंट का है तो इनवॉइस टेस्ट पास कर गया। अगर पास कर गया इसका मतलब ये सप्लाई अंडर पैराग्राफ नंबर 3 बन जाएगा। अगर ये सुन के आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा इसका मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट वीक है, एक बार रीड करो। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर ये इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे तो इनवॉइस टेस्ट फेल कर गया। फेल कर गया इसका मतलब पैराग्राफ नंबर 3 आपका नहीं लगेगा। नहीं लगेगा मतलब कंसिडरेशन होना ही चाहिए सप्लाई के लिए। और अगर ये एजेंट के नाम पे तो क्लियरली डॉक्यूमेंटेशन प्रूव करता है कि प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया, एजेंट ने अपने नाम पे आगे दिया, तो हो गया ना इनवॉइस टेस्ट पास। ना वो इनवॉइस टेस्ट को वर्ड से मत डरो, हो गया, इट्स नॉर्मल ट्रांजैक्शन की प्रिंसिपल एजेंट को दिया, एजेंट के नाम पे इनवॉइस आगे जा रहा है,
तो प्रिंसिपल एजेंट के बीच में जो है वो सप्लाई पैराग्राफ 3 में फॉल कर जाएगी। पैराग्राफ 3 में जब मैं बोलता हूं फॉल कर जाएगी, इसका इंप्लीकेशन क्या होता है? इसका इंप्लीकेशन होता है इट इज अ सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, इट इज अ सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। बात समझ में आई? बस इतना ही आपको समझना था, ये मैंने आपको पूरा यहां से करा दिया है, ठीक है। ये पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। अब सर एक कंसेप्ट आता है डेल क्रेडर एजेंट का, चलो यही से करा देता हूं, उसको दोबारा नहीं लिखते, मैं सिंपल बता देता हूं। व्हाट इज अ डीसीए? व्हाट इज अ डीसीए? डेल क्रेडर एजेंट। देखो डेल क्रेडर एजेंट कुछ नहीं होता, नॉर्मल एजेंट ही होता है। इसके साथ बस वो आपको मनी गारंटी देगा। मनी गारंटी मतलब प्रिंसिपल को बोलेगा कि भाई तेरा पैसा नहीं डूबेगा, और क्योंकि वो ऐसी गारंटी देता है उसका कमीशन थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। अब दो सवाल आते हैं। पहला इशू ये है कि वेदर अ डेल क्रेडर एजेंट फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ पैराग्राफ नंबर 3 शेड्यूल नंबर 1। उसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना, सेम इनवॉइस टेस्ट लगाना है। सेम इनवॉइस टेस्ट मतलब इनवॉइस में नाम अगर एजेंट का है तो वो फॉल करेगा, प्रिंसिपल का है तो वो फॉल नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो इसके अंदर तो कोई अलग बात हमने पढ़ी ही नहीं। लेकिन जो दूसरा सवाल है, जो दूसरा इशू निकल के आ रहा है कि सर कल को, ध्यान से सुनना, 3 पार्टीज है, ये है प्रिंसिपल, ओके, ये डेल क्रेडर एजेंट और ये कस्टमर। मैं सी लिख देता हूं। कल को कस्टमर ने प्रिंसिपल को पेमेंट नहीं करी, एंड बिकॉज ही वाज अ डेल क्रेडर एजेंट, इसने प्रिंसिपल को पेमेंट कर दी, और इसकी वजह से अब कस्टमर किसको पे करेगा? डेल क्रेडर एजेंट को, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब बात ये आती है कि ये जो इंटरेस्ट पोर्शन है ना भाई, ये जो इंटरेस्ट पोर्शन है, इसका क्या करेंगे? विल इट बी इंक्लूडेड इन एनी काइंड ऑफ वैल्यूएशन? मतलब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? ध्यान से सुनना, मैं इसको फॉर्मली रीड नहीं करा रहा, आपको कंसेप्ट फ्लो में बता रहा हूं। केस नंबर 1 लेते हैं कि डेल क्रेडर एजेंट इज नॉट एन एजेंट अंडर पैराग्राफ नंबर 3। नॉट एन एजेंट अंडर पैराग्राफ नंबर 3 इन सिंपल वर्ड्स कि प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस जा रहा है। जब इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे जा रहा है तो ट्रांजैक्शन में यही दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उस केस में अगर डेल क्रेडर एजेंट को इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन प्रिंसिपल एंड द कस्टमर, एंड बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट तो वो उसको अलग से वैल्यूएट करना पड़ेगा। और मैं आपको वैसे बता दूं कि इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या पॉइंट बनेगा? अगर डीसीए एजेंट नहीं है और डीसीए ने कुछ पैसा दिया मतलब आप किसी भी तरीके से समझ लो कि इसने इसको पे करके इससे रिकवर किया, या फिर डीसीए ने कस्टमर को दिया, कस्टमर ने प्रिंसिपल को दिया, बात एक ही है। बात ये समझने वाली है कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट और वो लोन सर्विस जो है वो इन दोनों के बीच में अलग से मानी जाएगी। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस बिकॉज इनवॉइस टेस्ट इज नॉट पास्ड इन द ट्रांजैक्शन, द डीसीए इज नॉट इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो उसको अलग से वैल्यूएट करेंगे। लेकिन सर केस नंबर 2 उठाते हैं। केस नंबर 2 ये बनता है, केस नंबर 2 आपका ये बनता है कि इफ ही द डीसीए इज फॉलिंग अंडर एम्बिट ऑफ पैराग्राफ नंबर 3, इफ ही इज फॉलिंग अंडर एम्बिट ऑफ पैराग्राफ नंबर 3 मतलब इनवॉइस टेस्ट पास हो रहा है एंड बुक्स डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, इनवॉइस के हिसाब से देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन डीसीए एंड कस्टमर एंड प्रिंसिपल एंड डीसीए। इस केस में जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये इंटरेस्ट क्या अभी भी एक इंडिपेंडेंट सप्लाई है? नो। अब नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ दिस सप्लाई बिटवीन डीसी एंड कस्टमर, और इसके लिए एक सेक्शन नंबर 15 आता है वैल्यूएशन का, उसके अंदर सबसेक्शन 2 के डी में बोला गया है कि इंटरेस्ट को भी आपको इंक्लूड करना है और उसके ऊपर भी जीएसटी लगाना है, तो उस केस में जीएसटी लग जाएगा। नहीं समझ आया तो इसको एक बार रीड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो अब पैराग्राफ देख लेते, कोई रह गया क्या? चलो चौथा पैराग्राफ, इसके बाद आपको कंफ्यूजन होगा, उसको भी हम रिजॉल्व कर देंगे, डोंट वरी। Import of service by a person from a related person or his own establishment outside India in the course of furtherance of business। क्या बोला मैंने कुछ इंपोर्ट किया, ठीक है, यूएस से मैंने कुछ इंपोर्ट किया। अब यहां पे कंसिडरेशन तो है नहीं, तभी तो मैं शेड्यूल 1 में बात कर रहा हूं। अगर मैंने ये जिससे इंपोर्ट किया है वो मेरा खुद का रिलेटेड पर्सन है, लेट्स से मेरा डिपेंडेंट ब्रदर है, या फिर मेरा खुद का ही एस्टेब्लिशमेंट है, मेरे कंपनी का यूनिट है वहां पे, और दिस इज अ कंप्लीटली अनरिलेटेड पार्टी। अगर अनरिलेटेड पार्टी है तो यहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन इन दोनों में से अगर मैंने किसी से लिया है कोई भी कुछ सामान, कुछ भी इंपोर्ट, कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, गुड्स की बात नहीं कर रहा, सर्विस, सर गुड्स की बात क्यों नहीं कर रहा, उसका एक बताऊंगा रीजन चैप्टर 2 में, और मैंने कंसिडरेशन नहीं दिया तो स्टिल इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन, मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, कि इसको सप्लाई तभी माना जाएगा व्हेन दिस इंपोर्ट इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस। सर मतलब अगर मैंने अपने डिपेंडेंट ब्रदर, जो मेरा रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पर्सन है, उससे आर्किटेक्चर सर्विस ली, लेकिन अपने घर के रिनोवेशन के लिए, यहां पे नहीं आएगी। अब सर ऊपर भी आपने ना कुछ सेक्शन 7 में बता दिया था, वो 7(1)(b) में कुछ कंसिडरेशन है और वो कुछ आपने इंपोर्ट का बताया था, उसको लिंक करो। आपने बोला, मैंने सुन लिया, आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा एक लिंक डायग्राम है,
ये डायग्राम हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, नाउ देयर आर टू केसेस, वेदर देयर इज अ कंसिडरेशन और देयर इज नो कंसिडरेशन, क्योंकि कंसिडरेशन के पॉइंट के ऊपर ही हमें समझ में आएगा कि क्या मुझे इसके अंदर 7(1)(b) पे जाना है जो मैंने सेक्शन में पढ़ा, या मुझे शेड्यूल नंबर 1 में जाना है। इफ देयर इज अ कंसिडरेशन तो आप शेड्यूल नंबर 1 दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि शेड्यूल 1 इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज नो कंसिडरेशन। नाउ कंसिडरेशन है, इसका मतलब मुझे 7(1)(b) लगाना, और 7(1)(b) में क्या बोला था कि सर बिजनेस हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। सो सी, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट इट विल बी अ सप्लाई। 7(1)(b) में आपको दिखा देता हूं क्विकली एक बार। 7(1)(b) में हमने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है, देख लो। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कंसिडरेशन, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, जो मैंने ऊपर भी आपको बिजनेस वाली कंडीशन के साथ लिंक कराया था। आई थिंक नॉट इज क्लियर। और लेकिन सर अगर कंसिडरेशन ही नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है तो आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा सर शेड्यूल नंबर 1। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो आपको शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 1 में अगर वो पैराग्राफ नंबर 4 की कंडीशन पास कर लेता है, क्या थी कंडीशन कि यू आर इंपोर्टिंग दिस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और ओन एस्टेब्लिशमेंट एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यहां पे बिजनेस कंडीशन है पर यहां पे कंसीडरेशन नहीं है, तो ये सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर ये अदर केसेस हुआ, मतलब अनरिलेटेड से मंगवाया या घर के लिए मंगवाया, तो वो सप्लाई नहीं बनेगा। इसके अंदर अगर जरा सा भी क्वेरी है तो 1 मिनट आप आईसीआई का जो है मटेरियल ओपन कर लेना, उसके अंदर उन्होंने एक 4-5 एग्जांपल दिए इंटीरियर वगैरह सर्विस का, जो मैंने भी आपको दिया थोड़ा सा, उसको एक बार प्लीज रिव्यू कर लेना, आपका काम हो जाएगा। चलो, अब 2 क्लैरिफिकेशन आई थी। फ्री सैंपल एंड गिफ्ट्स का सप्लाई, आंसर इज नो, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं होता है। मैंने कहा ये ले गिफ्ट, कंसिडरेशन है कि आपसे कुछ लिया नहीं भाई, गिफ्ट दे रहा हूं, तो क्यों बनेगा वो सप्लाई, नहीं बनेगा। ठीक है, अनलेस इट फॉल्स अंडर पैराग्राफ एनी ऑफ द पैराग्राफ ऑफ शेड्यूल नंबर 1। ये बहुत ही प्यारी सी बात है, कई बच्चे नहीं समझते इसको। मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला ले भाई, आपका नाम है लेट से हर्ष, मैंने कहा हर्ष ये ले गिफ्ट, लो ना गिफ्ट, तो अनलेस मी एंड हर्ष का ये ट्रांजैक्शन पैराग्राफ में फॉल कर रहा है किसी शेड्यूल नंबर 1 के, जिसके अंदर लेट से हम रिलेटेड है, तो वो सप्लाई बन सकता है, क्योंकि कंसिडरेशन के बिना वो सप्लाई बन जाता है। बट नॉर्मल केस में विदाउट कंसिडरेशन वो सप्लाई नहीं बनेगा। बाय वन गेट वन ऑफर लगते हैं, क्या वो सप्लाई होता है? आंसर इज यस, क्योंकि लॉ कहता है कि वो बाय वन गेट वन को छोड़ो, इन रियलिटी क्या हो रहा है, 2 आइटम मिल रहे हैं एक की प्राइस में, कंसिडरेशन है, सप्लाई है, सब कुछ नॉर्मल है, तो इट इज अ प्रॉपर सप्लाई। उसमें से कौन सा वाला क्या बनेगा, रेट कितना लगेगा, वो कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई का खेल है। आगे बढ़ते हैं शेड्यूल नंबर 2 की तरफ। एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे कुछ आपको गाइडेंस दी जा रही है कि क्या गुड्स मानना है, क्या सर्विस मानना है। कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं शेड्यूल के एप्लीकेबल, शेड्यूल के स्कोप के ऊपर। जब मैं शेड्यूल 2 की बात कर रहा हूँ ना, तो मेरा दिमाग इसमें नहीं लड़ना चाहिए कि ये सप्लाई है या नहीं है। शेड्यूल 2 इतनी बात करता है कि सप्लाई तो बन चुका है, वो अज्यूम करता है गुड्स बनाना है या सर्विस बनाना है, गुड्स मानना है या सर्विस मानना है, क्योंकि उसके हिसाब से आगे रेट डिसाइड करना पड़ता है, एसएससी कोड लगा के या फिर एचएसएन कोड लगा के। ठीक है, क्विकली इसको देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, जितना समझा रहा हूं उतना उस पर ध्यान दो। टाइटल ट्रांसफर हो रहा है तो वो गुड्स है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है या यूज ट्रांसफर हो रहा है विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल, मैंने कहा जैसे आप ये थोड़े टाइम के लिए यूज कर लो सर, तो ये सर्विस हो गया, रेंट पे दे रहे हो। प्रॉपर्टी हायर परचेज, हायर परचेज क्या होता है, आगे जाके आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो इन शॉर्ट आप ओनर बनने वाले हो, तो ये गुड्स ही माना जाता है। ठीक है, लैंड बिल्डिंग लीज पे देना, रेंट पे देना, कमर्शियल यूनिट रेंट पे देना, ये सब सर्विस है। क्लैरिफिकेटरी है यार, इनको ये जनरल बता रही है, ये सब आपको पता है। जॉब वर्क, जॉब वर्क क्या होता है, आपके गुड्स के ऊपर मैंने कुछ काम करके दिया, आपने मुझे कुछ फैब्रिक दिया, उसके ऊपर मैंने कलर लगा के दिया। इट इज पॉसिबल दैट जॉब वर्क में मैं अपने गुड्स भी यूज कर रहा हूं, लेकिन क्लियरली बता रखा है कि इट इज टर्म्ड एज सर्विसेज। जॉब वर्क का अलग से चैप्टर भी आता है, ठीक है, तो उसको सर्विस मानना है। ठीक है, बिजनेस एसेट्स के ट्रांसफर पे थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मैंने अपने बिजनेस एसेट्स ट्रांसफर कर दिए किसी को, ठीक है, मैंने बिजनेस बंद किया, मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो ऑब्वियसली उसको गुड्स का सेल माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। ठीक है, अगर मैंने गुड्स को ट्रांसफर नहीं किया, मैंने किसी को यूज करने के लिए दे दिया या प्राइवेट यूज में ले गया बिजनेस से, तो अगेन वो टेम्पररी यूज हो गया, तो टेम्पररी यूज मतलब रेंट की तरह सर्विसेज माना जाएगा। मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया, तो उस दिन एक अजम्पशन लग जाता है कि आपके जितने भी असेट्स है जिसके ऊपर आपने आईटीसी लिया है, इसके बारे में हम कैंसिलेशन में भी बात करेंगे आईटीसी चैप्टर में, उसको मान लिया जाता है कि वो गुड्स का आपने सप्लाई कर दिया ताकि गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स रिकवर करे। लेकिन ये बात तब नहीं लगती 2 केसेस में, या तो मैं गोइंग कंसर्न की तरह ही इसको बिजनेस को ट्रांसफर कर रहा हूं क्योंकि आगे बिजनेस कंटिन्यू करेगा कोई, या फिर मैं ट्रांसफर नहीं कर रहा, मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आगे ये बिजनेस लेके जाएंगे। दोनों ही केसेस में बिजनेस कंटिन्यू किया जा रहा है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर जीएसटी मिल जाएगा। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। 5th और 6th पैराग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले तो नहीं बताता तब भी आप सही कर लेते। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ सर्विस, यस। कंस्ट्रक्शन इज अ सर्विस, कंस्ट्रक्शन करके दे रहा हूं तो सर्विस दे रहा हूं। अब कंस्ट्रक्शन की रिस्पेक्ट में आपको बात ध्यान रखनी है। मैं अगर एक बिल्डिंग खरीदता हूं, मैंने एक फ्लैट खरीदा, क्या उसके ऊपर मुझे जीएसटी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा?
सर वो डिपेंड करेगा दो केसेस में। अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपने सुना होगा, आपने कई बीच में पिछले 4-5 सालों में कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो आपने देखा होगा कि अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर कोई बने बनाए फ्लैट्स रेडी, आपने देखा होगा बहुत बारी, नो जीएसटी। नो जीएसटी क्यों? क्योंकि फ्लैट रेडी है, आपको सिर्फ जाके खरीदना है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ये बात वो कैसे लिख रहे हैं, उसके पीछे का लीगल प्रोविजन है, पैराग्राफ नंबर 5। अब ध्यान से सुनना, नो जीएसटी मतलब इट वोंट बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई इफ 100% कंसिडरेशन। अगर मैंने 2 करोड़ का फ्लैट खरीदा तो 2 करोड़ में से 1 रुपया भी मैं पहले नहीं पे कर रहा। 100% कंसिडरेशन 2 करोड़ इज रिसीव्ड आफ्टर अर्लियर ऑफ 2 डेट्स। विच 2 डेट्स? फर्स्ट इज योर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सॉरी, कि ये बिल्डिंग बन चुकी है। दूसरा फर्स्ट ऑक्यूपेशन। फर्स्ट ऑक्यूपेशन मतलब जो भी वहां पे पहला रहने आया, जाहिर सी बात है वो रहने तभी आएगा जब कंप्लीट किया जाएगा। इन दोनों में से जो भी पहले डेट आ रही होगी, इसके बाद पूरा पैसा रिसीव करा है। लेट से ये एक डेट है 6 सितंबर की और ये डेट है 10 अगस्त की। 10 अगस्त को फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो चुकी है ना। अब आप जो 2 करोड़ रुपए पे कर रहे हो, वो आप लेट से 11 अगस्त को पे कर रहे हो, तो आप इसके ऊपर जीएसटी नहीं पे करोगे। और लेट से 2 करोड़ में से 1 रुपया, एक कहते हैं ना प्यार से, सर 1 रुपए की बुकिंग करा ली मैंने 9 अगस्त को देके, तो उस केस में आपको पूरा 2 करोड़ के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। बात समझ में आई है? चलो, आईपीआर की ट्रांसफर जो होते हैं टेम्पररी यूज के लिए, जैसे पेटेंट मैंने किसी को दे दिया कि भाई तुम 2 साल यूज कर लो, तो वो सर्विस माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी गुड्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर वगैरह बना के देना, वो सब सर्विस है। ई पॉइंट के ऊपर डिटेल में चर्चा आगे होने वाली है, अभी सुन लो। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन मतलब मैं अपने मन से कोई ऑब्लिगेशन एग्री कर रहा हूं। क्या करने के लिए? कि मैं कुछ रिफ्रेन करूंगा, टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, और टू डू एन एक्ट। हिंदी में मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ टॉलरेट करूंगा जो आप कर रहे हो, या फिर मैं कुछ करूंगा। अब ये तीनों के बारे में आगे चर्चा होगी, अभी सिर्फ इतना समझेंगे कि ये ऑब्लिगेशन जो है ये भी एक सर्विस माना जाता है, गुड्स नहीं। और मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है? नो लीगल ऑब्लिगेशन। नो लीगल ऑब्लिगेशन, सिंपल वर्ड्स, आपने मुझे जीएसटी के क्लास के लिए पैसा दिया, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आई एम डूइंग एन एक्ट, इज दैट कवर्ड हियर? आंसर इज नो, बिकॉज दैट वाज माय लीगल ऑब्लिगेशन। यार तुमने मुझे तो पेमेंट दिया था, मैं आपको काम करके दे रहा हूं। दैट सर्विसेज जीएसटी के अंदर आएगा, वो अलग बात है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है? यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट सर्विस एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा, अब एक काम करे, बेसिक्स के डेफिनेशन में से मुझे करानी थी, लेकिन मुझे फ्लो भी बिठाना था, फ्लो आई थिंक बैठ चुका है। सुन लो जरा 1-2 टर्म्स जो मुझे उसके बिना मजा नहीं आएगा। कहा गया वो एग्जेम्प्ट सप्लाई मुझे आपको कराना है। एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होता है? एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई में ना 3 चीजें आती है, हालांकि आईटीसी में भी इसके ज्यादा बात होगी, बट सुन लो, एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर 3 चीजें आती है। एनी गुड सर्विसेज जिसके ऊपर निल रेट ऑफ टैक्स है, मतलब उसके आगे दिया हुआ है निल, तो दैट इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। दूसरा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब चैप्टर नंबर 4 जो आपको पढ़ाऊंगा ना एग्जेम्पशन का, उसके अंदर उसको दिया गया है। अगर वो वहां पे दिया गया है तो इसका मतलब वो टैक्स लग सकता था लेकिन एग्जेम्प्ट करा गया, तो दैट इज एन आल्सो एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। और थर्ड, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई हमारे करंटली 2 ही है, अगले मई 25 में मुझे एक और उसके अंदर अमेंडमेंट बताना पड़ेगा, अभी नहीं, लेकिन अभी आपके लिए 2 ही है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में सिर्फ 2 गुड्स है, सर्विस कोई भी नहीं है। पहला पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और दूसरा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दारू, और ये क्या है? पेट्रोल के प्रोडक्ट्स। इसका जस्ट मैं आपको ब्रीफ दूं, जीएसटी की जो डेफिनेशन है ना, अगेन मैं कॉन्स्टिट्यूशन वाले पे नहीं जाना चाह रहा हूं, तो मैंने इसलिए स्टार्टिंग में आपको नहीं बताया। जीएसटी की डेफिनेशन से ही ये चीज बाहर कर रखी है। जीएसटी की जो डेफिनेशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, क्योंकि जीएसटी की तब बात थी नहीं, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं आता उसके बिना गवर्नमेंट टैक्स नहीं चार्ज कर सकती। आपको पता है ना 7th शेड्यूल में वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब ये चीज आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है। तो उसमें जो जीएसटी की डेफिनेशन भी आई थी, जीएसटी का मतलब क्या है, वहीं से इसको हटा दिया गया था। सर पेट्रोल को कहां से हटाया था? पेट्रोल को मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 2 में, चार्जिंग सेक्शन जो होता है वहां से हटाया था। तो इन दोनों के ऊपर आज जीएसटी नहीं लगता है, इन सेंस कि ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। लेकिन एक बात बताऊं, इन दोनों में से इजी किसके ऊपर है आज रियल लाइफ में जीएसटी लगाना? इसके ऊपर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी लगाने के लिए मुझे दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, विच इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। और रियलिटी में बताओ तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी लगाने की बात चल भी रही है, ठीक है? तो ये कौन से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये चैप्टर 2 में भी आ जाएंगे। सो दिस इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, इसके अंदर 3 चीजें आती है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब सुनना जरा मेरी बात, फॉलोइंग कॉम्पोजिट सप्लाई, व्हाट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई? यहाँ पे मैं वो टेक्निकल कॉम्पोजिट पे नहीं जा रहा अभी डेफिनेशन पे, आप समझ लो यहाँ पे मिक्स है कुछ, मिक्स मतलब कुछ मोर देन 1 सप्लाई इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब मोर देन 1 सप्लाई जब इन्वॉल्व हो रही है तो ये इसके 2 एग्जांपल है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि भैया मुझे बिल्डिंग बांध के दे,
उसने मुझे कंस्ट्रक्शन सर्विस भी दी और उसके अंदर उसने मुझे जो बाथरूम फिटिंग्स हो गया, टाइल हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, ये सब भी बेचा। ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये सुनने में गुड्स भी लग रहा है, ये सर्विस भी लग रहा है, लेकिन शेड्यूल 2 के पैरा 6 ने मुझे क्लैरिफाई कर दिया कि भैया ये सर्विस ही माना जाएगा। सिमिलरली रेस्टोरेंट सर्विस, जब मैं जाता हूँ पास्ता खाने किसी रेस्टोरेंट में, तो वो मुझे सर्विस भी दे रहे हैं, प्यार से लाके दे रहे हैं, है ना, ये सब भी कर रहे हैं, वेटर जो वेटर भैया होंगे वो भी मुझे वेटिंग सर्विस देंगे, प्लस मैं पास्ता भी खा रहा हूँ, तो यहाँ पे गुड्स भी ले रहा हूँ, सर्विस भी ले रहा हूँ। लेकिन क्लैरिफाई कर दिया कि आप उसको सर्विस ही मानना। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में ना यहाँ पे इन दोनों जगह पे डबल टैक्सेशन होता था, क्योंकि गुड्स का भी वैट लगता था, सर्विस का भी जो है वो सर्विस टैक्स लगता था। अब यहाँ पे सिर्फ सर्विस के हिसाब से जीएसटी लगेगा, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा? एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वाई? क्योंकि उसके ऊपर आज भी वैट लगता है। कभी जाओगे, कभी आप अल्कोहल भी मंगवा रहे हो और फूड भी मंगवा रहे हो, तो देखना हमेशा आपको 2 स्लिप करके उन्होंने बिल दिया होगा, एक फूड का और एक अल्कोहल का, और फिर एक टोटल दिया होगा, ठीक है। चलो, अब ये बात क्लियर है। अच्छा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन एक बार चाहे तो पढ़ लेना, एक इंपॉर्टेंट बात उसमें से क्या निकल के आती है वो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आज के इसमें रेलिवेंट है सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। इसकी और चर्चा होगी चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देयर आर सर्टेन सीबीआईसी क्लैरिफिकेशंस, मतलब बोर्ड की क्लैरिफिकेशंस थी। फर्स्ट, टेनेंसी राइट, जिस पे जीएसटी इंप्लीकेशंस क्या होंगे, व्हाट आर टेनेंसी राइट्स, उसके पीछे का सिस्टम समझ लो। इट इज आल्सो नोन एज पगड़ी सिस्टम इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, ओके। टेनेंट है और एक लाला जी हमारे फिक्शनल कैरेक्टर जो कि ओनर है, ठीक है। लाला जी मतलब बिजनेसमैन, ठीक है, ओनर है प्रॉपर्टी के। तो अब क्या होता है, नॉर्मल रेंटल आपको पता है कि रेंट पे देना क्या होता है, ओके। वी आर जस्ट एक्सटेंडिंग दैट पर्टिकुलर डिस्कशन एंड टॉपिक टू अ सर्टेन लेवल वेयर वी विल इंक्लूड द टेनेंसी राइट्स। अब टेनेंसी राइट्स क्या होती है? टेनेंट क्या होगा? टेनेंट उनको नॉर्मल रेंट देगा, रेंट के साथ साथ में एक टेनेंसी प्रीमियम देगा। टेनेंसी प्रीमियम से उसके पास आएंगी टेनेंसी राइट्स। इन अदर वर्ड्स, ये कल को एज अ टेनेंट किसी और को रख सकता है, ही इज गेनिंग द टेनेंसी राइट्स। ये डिसीजन लेने के लिए भी इसको अलग से टेनेंसी प्रीमियम पे करना पड़ेगा। क्या वो टेनेंसी प्रीमियम पे जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस, लगेगा, ओके। तो ये भाई साहब जो है टेनेंट इसको प्रीमियम पे करेंगे प्लस पीरियोडिक रेंट पे करेंगे। टेनेंसी राइट्स इसको ग्रांट करी जाएगी, ठीक है। लाला जी विल गिव द टेनेंसी राइट्स। एंड कभी कभार कई लोगों को लगता है, डाउट आता है कि सर ये टेनेंसी राइट्स जो है और ये टेनेंसी प्रीमियम जो है, दिस प्रीमियम इज पेड ओनली बाय द टेनेंट टू द ओनर। नो, अदर वे अराउंड इज आल्सो पॉसिबल। व्हेन जब ओनर को खाली करवाना है फ्लैट जल्दी, लेट्स से इट्स 11 मंथ एग्रीमेंट, 4 महीने बाद ओनर कह रहे कि आप जाओ मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो उसको भी टेनेंसी प्रीमियम कहते हैं, राइट। सो वो टैक्सेबिलिटी के अंदर आता है, ओके। सो जीएसटी इंप्लीकेशन क्या है? दैट इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट दिस एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स अगेंस्ट द कंसिडरेशन, जिसके लिए टेनेंसी प्रीमियम का पेमेंट आ रहा है, इट इज कवर्ड अंडर सप्लाई। शेड्यूल नंबर 2 के पैराग्राफ नंबर 2 जो ऊपर अभी हमने किया था, दैट टॉक्ड अबाउट दिस गिविंग राइट टू स्टे, रेंट पे देना, तो उसी के अंदर कवर्ड है और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब इसके अंदर 2 इश्यूज आते हैं। इशू नंबर 1, इस टेनेंसी राइट के ऊपर और इस प्रीमियम के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो किसी को एक क्वेरी आ सकता है, रियल लाइफ में ही क्लैरिफिकेशन के लिए इशू आया कि सर कहीं पे अगर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज पे किया जा रहा है, इसका मतलब वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये चीजें लगती है, तो फिर भी क्या ये जीएसटी के अंदर आएगा? क्या विल दिस बी अंडर जीएसटी? बिकॉज जीएसटी तो गुड्स पे लगता है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे, और यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज लग रहा है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है। उन्होंने बोला कि जस्ट बिकॉज, क्लैरिफाई करा गया दैट जस्ट बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कैरेक्टर ऑफ पेमेंट या नेचर ऑफ पेमेंट बदल जाता है। नो, वो लग रहा है ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉ, यहाँ पे वो जीएसटी के अंदर कवर किया जाएगा। अब एक और बात, हम एग्जामिशन के अंदर एक टॉपिक पढ़ने वाले, इन विच इन सर्टेन केसेस, अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो तो उस केस के अंदर जो रेंट पे किया जाता है बाय द टेनेंट टू द ओनर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये टेनेंसी प्रीमियम, उस केस में अगर रेंट एग्जेम्प्ट है तो टेनेंसी प्रीमियम पेड बाय द टेनेंट टू द ओनर विल आल्सो बी एग्जेम्प्ट। बट उस केस में ओनर अगर कुछ पे कर रहा है तो वो टैक्सेबल रहेगा, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलिए, एक बार वीडियो को पॉज करके ये दोनों बातें रीड करनी है तो कर लो, समझा दिया है वैसे मैंने, ठीक है। प्रायोरिटी लेंडर से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स, अब इसके ऊपर क्या होता है सुन लेना। देर आर सर्टन प्रायोरिटी सेक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट टारगेट्स देता है, बैंक्स को बोला गया है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में 100 रुपीज का जो है वो मिनिमम लोन दोगे ही दोगे। अब उस ईयर में क्या हुआ, एचडीएफसी ने लेंडिंग करी 150 की, विच इज 50 मोर देन रिक्वायर्ड ऑफ 100, एंड आईसीआईसीआई ने करी 90 की, शॉर्टफॉल ऑफ 10। तो इसमें क्या होता है, दिस इज अ ऑफिशियल लीगल एग्रीमेंट, जिसके अंदर ही एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई को बोल सकता है कि सुन ना, मैंने 150 का किया है, तूने 90 का किया है, 100 का करना था, तो मैं तुझे 10 का ट्रांसफर कर देता हूं, तेरा 100 कंप्लीट हो जाएगा, मेरा 140 रह जाएगा, वुड नॉट मैटर, मैं स्टिल अभी ओवर कंप्लायंस में हूं, ठीक है। इज दिस अलाउड? आंसर इज यस। आरबीआई का एक ई कुबेर पोर्टल होता है, उसके अंदर ये ट्रांजैक्शंस होती है, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगता है? आंसर इज यस। ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, इनको गुड्स माना जाता है। अगर आपको गुड्स नहीं लग रहा
तो फिर भी मैं बता दूं, आरबीआई ने क्लैरिफाई कर रखा है कि ये गुड्स है। नॉर्मली भी दिमाग लगाओ तो ये गुड्स है, आरबीआई ने भी क्लैरिफाई किया, जीएसटी इसके ऊपर लगेगा। इसका ट्रांजैक्शन का होता है ई कुबेर पोर्टल पे होता है। इसका जो नेचर है वो हमेशा इंटर माना जाता है, इंट्रा नहीं। ऑलवेज आईजीएसटी चार्ज किया जाता है एंड ऑलवेज आरसीएम के अंदर चार्ज किया जाता है। ये चैप्टर नंबर 2 में लिखा गया है। बात समझ में आई है आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेज एट सिनेमा हॉल। आप सिनेमा हॉल में जाते हो, छोटे छोटे वो कियोस्क होते हैं, छोटे छोटे काउंटर होते हैं, क्या वो रेस्टोरेंट माने जाते हैं? आंसर इज यस, उसको रेस्टोरेंट की तरह ही माना जाता है। बट व्हाट अबाउट टैक्सेबिलिटी? टैक्सेबिलिटी डिपेंड्स उसके लिए चार्ज कैसे किया जा रहा है। टैक्सेबिलिटी के लिए इट डिपेंड्स उसको चार्ज कैसे किया जा रहा है। मैं जा रहा हूँ रणबीर कपूर की मूवी देखने, जो लास्ट आई थी एनिमल, ठीक है, एनिमल मूवी देखने गया। मैंने एक तरफ ऐसा हुआ कि मैंने एनिमल की टिकट ली 340 की, और अलग से फिर मैंने ब्रेक में नैचोस और पेप्सी ली। 800 रुपए तो मेरे को लगा ही देंगे वो लोग, चूना है ना, इतना तो लगता ही है, ठीक है। मैं पीवीआर में गया था तो उन्होंने 800 रुपए का ये चार्ज किया। अब ये रेस्टोरेंट की तरह टैक्स हो जाएगा, ये सिनेमा की तरह टैक्स हो जाएगा। इन अदर केस मैंने पहले ही बुक माई शो पे ना 1200 का एक टिकट लिया, विच इंक्लूड्स मूवी प्लस नैचोस, पॉपकॉर्न और क्या होता है, एक सैंडविच। इस केस में क्या इसको अलग से टैक्स किया जाएगा? आंसर इज नो। ये बन जाएगा कॉम्पोजिट सप्लाई। एक ही प्राइस में दो सप्लाईज आ चुकी है, जिसमें से मेरा जो मेजर पर्पस था वो था सिनेमा देखना। मैं सिनेमा देखने गया और मैंने खाना खाया। मैं खाना खाने गया और सिनेमा नहीं देखा। आप फील फैक्टर समझ रहे हो? हम एक वर्ड यूज करते हैं फील फैक्टर। फील फैक्टर आपको पकड़ना आना चाहिए अब, कि कॉम्पोजिट सप्लाई में इसके अंदर मैं फील फैक्टर क्या पकड़ रहा हूँ, दैट इज द प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। हालांकि डेफिनेशन अभी मुझे करनी है, बट आई थिंक आप समझ रहे हो। शेयर्स हेल्ड इन सब्सिडरी बाय होल्डिंग कंपनी, इज इट अ सप्लाई ऑफ सर्विस? अब हुआ क्या, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास शेयर्स है रिलायंस जियो के। तो क्या ये जो शेयर्स होल्ड करे गए हैं इसका मतलब कोई सर्विस है क्या? इसके ऊपर कोई जीएसटी आएगा क्या? सर पहली बात तो ये बताओ, रियल लाइफ में ये डाउट आया है क्यों? एक एसएससी कोड है, एक एसएससी कोड है जिसका नाम है 997171। उसका जो हेडिंग है वो है द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग कंपनीज। क्या सर्विस है? बाय होल्डिंग सिक्योरिटीज और इक्विटी इंटरेस्ट इन कंपनीज एंड एंटरप्राइजेस फॉर द पर्पस ऑफ ओनिंग अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये सुनते ही लोगों के दिमाग में क्वेरीज आने लग गई कि इसका मतलब नॉर्मल शेयर्स होल्ड करना भी एक सर्विस है क्या, कि मैं आपको सर्विस दे रहा हूं आपके कंपनी में शेयर्स होल्ड करके? नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इट इज होल्डिंग सर्टेन शेयर्स एंड शेयर्स आर क्लियरली सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। लेकिन सर ये ऐसा पढ़ के लोगों के दिमाग में क्वेरी आने लग गया, तो लॉ ने क्लैरिफाई किया, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि भैया जस्ट बिकॉज ये लिख दिया हमने इसका मतलब थोड़ी ना जीएसटी लग जाएगा। सप्लाई की कोई ट्रांजैक्शंस की कंडीशन मीट हुई नहीं है। सप्लाई की क्या कंडीशन मीट हुई? किसने क्या सर्विस दी? क्या सर्विस दी होल्डिंग कंपनी ने? नो, जस्ट बिकॉज अ हेडिंग एग्जिस्ट डज नॉट मीन दैट जीएसटी विल बी चार्ज्ड। ये क्लैरिफाई करा गया। अब मैं आपके पास एक टॉपिक लेके आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में मैं करवाऊंगा। लिक्विडेटेड डैमेजेस, कॉम्पेंसेशन, पेनल्टी। जो ऊपर मैंने आपके सामने तीन चीजें रखी थी, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, डू एन एक्ट और टॉलरेट एन एक्ट, जिसको हमने शेड्यूल नंबर 2 में बात करा था और उसको कैटेगराइज करा गया था सर्विस के हिसाब से, याद है? और उसके लिए ऑब्लिगेशन, यू आर एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन ऑफ दोस थ्री थिंग्स एंड दैट इज नॉट ए लीगल ऑब्लिगेशन। उन तीनों के ऊपर मैं आपके साथ कुछ चर्चा करने वाला हूँ। कुछ पर्टिकुलर आइटम्स का क्लैरिफिकेशन दिया गया है आपके मटेरियल में। सीधा भी मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा और फर्स्ट डिस्कशन में मैं आपको उसकी डिटेल्स बताऊंगा। फर्स्ट जो मैं आपको हेडिंग कराऊंगा, आइटम डिस्कस करूंगा, उसके अंदर मैं आपको सारी डिटेल समझाऊंगा। उसके बाद वी विल जस्ट फोकस ऑन जीएसटी लगेगा या नहीं। क्यों सर ऐसा करवा रहे हो? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एडजस्टमेंट बन के आएगा जिसमें आपको फाइनल कॉल लेना है, जीएसटी यस और नो, ठीक है। सो वी टॉक्ड अबाउट दीज 3 आइटम्स इन पैराग्राफ 5E अबाउट, दैट इज एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट। रिफ्रेन मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा, टॉलरेट एन एक्ट आप कुछ कर रहे हो जिसको मैं टॉलरेट कर रहा हूं, और ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट। आप सिंपल देखते हैं, रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट का एग्जांपल हो सकता है नॉन कम्पीट एग्रीमेंट। आई एट दिस लेवल यू आर ऑलरेडी सफिशिएंट, आपको पता है नॉलेज उतना कि नॉन कम्पीट क्या होते हैं। टॉलरेट एन एक्ट, मतलब बड़ा 10 बजे के बाद डीजे चल रहा है, मैं टॉलरेट कर रहा हूँ और उसके पैसे ले रहा हूँ, तो वहां पे जीएसटी भी आ जाएगा। एंड ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, डू एन एक्ट मतलब कोई भी एक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके मटेरियल में दिया है कि एक सोसाइटी के साथ में एक कुछ प्रोडक्शन हो रहा है और वो प्रोडक्शन वाला बंदा ही इज एग्रीइंग कि हम जो भी वेस्ट होगा वो सारा का सारा whatever the waste is we will properly recycle it and उसको ट्रीट करेंगे पूरा। इज एग्रीइंग टू दैट ऑब्लिगेशन। वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है मे बी वहां पे, और वो एग्री कर रहा है, तो यहाँ पे भी जीएसटी का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। ओके, अब सुनना मेरी बात, इन 3 चीजों को जीएसटी के अंदर गिराने के लिए 2 कंडीशंस बता रखी है। फर्स्ट, देयर शुड बी एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट, सो दिस कैन नॉट बी अज्यूम। प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। 10 बजे के बाद डीजे चल रहा है, आई एम एग्रीइंग टू टॉलरेट इट, तो हम दोनों एग्रीमेंट एंटर करेंगे प्रॉपर एक्सप्रेस मैनर में। ओके, assumption नहीं ली जाएगी। और दूसरा, कंसिडरेशन होना चाहिए। I don't think this was required to be stated because this is already a part of the conditions of supply as per section number 7, but ये बात आपको पेपर में जरूर लिख के आनी है।
ओके तो ये दो कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने कुछ आइटम्स की टैक्सेबिलिटी दी है, बहुत ध्यान से समझना, खासकर पहला वाला पकड़ में आ गया टॉपिक तो फिर आप कंक्लूजन और बचे हुए पॉइंट्स पेपर में लिख पाओगे। फर्स्ट, लिक्विडेटेड डैमेजेस। सिंपल तरीके से बात सुनो, ए और बी जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया कि अगर किसी पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन इफ इट इज नॉट कंप्लाइड देन इट हैज टू पे लेट्स से 50,000 रुपीज टू अदर पार्टी। ए ने कंप्लाई नहीं किया और ए ने बी को 50,000 रुपीज पे किया, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। सर इसके पीछे का कंक्लूजन दो। और इसके अंदर मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं एक गोल्डन लाइन लिखी गई है, वो गोल्डन लाइन चेक किया है पेपर में अगर नंबर चाहिए तो। पहले तो आप मेरे को एक बात बताओ, जैसा ऊपर भी मैंने एनसीबी नो क्लेम बोनस में डिस्कस्ड अबाउट इट, व्हाट इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या इन दोनों ने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था इस वे में कि हाँ कोई ना कोई पार्टी नॉन कंप्लाई करेगी एंड 50,000 अर्न करेंगे? नो, A and B entered into the contract for the purpose of performance of contract. Liquidated damages वाली बात सिर्फ लिखी जाती है डिस्करेज करने के लिए कि कोई पार्टी अपने ऑब्लिगेशन से मुकरे नहीं, लेकिन एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या ये था? क्या मतलब अंदर भावना ये थी क्या कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे और दूसरी पार्टी ऑब्लिगेशन नहीं करेगी और हम उसमें से 50,000 रुपए कमाएंगे? नहीं सर, ये तो हो गया, ऐसा मन नहीं था, ऐसा एसेंस नहीं था। ठीक है, आप एक लाइन लर्न करेंगे, they are not a consideration for tolerating the breach, rather they are payment for not tolerating the breach। ये 50,000 पेमेंट हमने टॉलरेट करने के लिए नहीं लिया है, ये 50,000 लिया है कि हम ब्रीच को टॉलरेट नहीं करेंगे। ये गोल्डन लाइन बेटा जी आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट फॉर टॉलरेटिंग बट फॉर नॉट टॉलरेटिंग। जितना इजी लग रहा है ये उतना ही मीनिंगफुल लाइन है, ये आपके पेपर में आएगी और ये सारे पॉइंट्स में आती है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है। तो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ मियर फ्लो ऑफ मनी, दिस इज ऑल्सो कीवर्ड, मियर फ्लो ऑफ मनी एंड मनी पर से इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। कुछ और एग्जांपल्स इन्होंने यहाँ पे दिए, यहाँ पे जीएसटी लगता है बिकॉज ऑफ द नेचर। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक दे विल आस्क एनी न्यू आइटम, क्योंकि न्यू आइटम में अगेन थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी आ सकती है। यू जस्ट फोकस ऑन द पॉइंट्स दैट आई एम डिस्कसिंग हियर बिलो। ओके, लेट फी और पेनल्टी इन केस द बायर फेल्स टू पे द अमाउंट बिफोर अ सर्टेन डेट। मैंने बोला मैं आपको 20 तारीख तक पेमेंट दे दूंगा, मैंने 25 को दी, उसके बाद लेट फी दे दी 200 रुपए की, ये पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई में आ जाता है, यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा, ये लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं होते। ठीक है, फॉरफीचर ऑफ अमाउंट ऑफ टिकट इन केस द पैसेंजर डज नॉट शो। I booked an Indigo flight from Pune to Delhi and I did not show up, उन्होंने वो पैसे काट लिए, मेरे को वापस थोड़ी ना देंगे, तो क्या वो लिक्विडेटेड डैमेजेस की तरह है क्या? नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, ऐसा होता ही है पैसेंजर में, ऐसा ट्रैवल इंडस्ट्री में होता है, सो दैट विल बी लेवेबल टू जीएसटी। Termination fee or penalty in case lessee terminates the lease before a certain period. Again, this is not exactly a liquidated damages kind of a thing. ये भी पार्ट एंड पार्सल होता है सप्लाई का, क्योंकि आप सुनना ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये नेचर ऑफ द इंडस्ट्री की वजह से आ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा ताकि आपके पेपर में आए तो हमारा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के गलती नहीं करनी है। लेसी लेसर को पे करता ही अगर जल्दी लीज टर्मिनेट कर देता है, ऐसा होता ही है, पार्ट एंड पार्सल है, ये कंपोजिट सप्लाई की तरह जीएसटी लग जाएगा। Prepayment penalty in case of a bank. I took a loan for 10 years HDFC से, HDFC ने अपनी सारी प्लानिंग उस हिसाब से की, मैं 3 साल बाद चला गया कि भैया पेमेंट वापस ले लो सारी, तो मुझे प्री पेमेंट पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। एफडी जल्दी टूटवाते हो, प्री पेमेंट पेनल्टी देनी पड़ती है, प्री डिपॉजिट पेनल्टीज होती है, सब जगह जीएसटी लगता है बिकॉज ऑफ द नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दे आर कंसिडरेशन एंड दे आर टैक्सेबल। तो ये अगर आप 3 पढ़ोगे, एक सेकेंड वीडियो को पॉज करके, तो यहाँ पे जीएसटी लगने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चेक डिसऑनर फाइन और चेक डिसऑनर पेनल्टी, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगता। अगेन इट इज अ मियर ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, द एसेंस इज नॉट डिसऑनर बट द एसेंस इज टू गेट द चेक इन कैश। मैंने जो चेक डिसऑनर की पेनल्टी मेरे पे लगी या बैंक ने मेरे पे लगाई, मैंने बंदे को लगाई, ये दिस इज नॉट फॉर टॉलरेटिंग बट दिस इज फॉर नॉट टॉलरेटिंग। व्हाट? नॉट टॉलरेटिंग दैट यू गिव अ बैड चेक। बैड चेक मतलब पैसे ना होते हुए आपने चेक इशू किया। ठीक है, पेनल्टी इंपोज फॉर वायलेशन ऑफ लॉस। गवर्नमेंट ने मेरे को 200 रुपए लगाया क्योंकि मैंने हेलमेट नहीं पहना था, तो गवर्नमेंट इज नॉट टॉलरेटिंग समथिंग बट इट इज फॉर नॉट टॉलरेटिंग द ब्रीच दैट आई एम डूइंग। ठीक है, और प्लस इसमें एक और बात लिखी गई है कि अगर आप इसके अंदर ओरिजिनल कंडीशंस याद रखोगे, जिसमें से एक कंडीशन थी एग्रीमेंट की, अगर आप एग्रीमेंट ऐसा कोई एंटर करते भी हो ना इस चीज के लिए, तब भी वो अगेंस्ट लॉ माना जाएगा। दिस इज जस्ट एन एक्सटेंडेड पॉइंट, मेन ध्यान रखना कि इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आता है, नॉट लेवेबल टू टैक्स। बॉन्ड साइन कराते हो, आप सीए बने, आप गए फ्लिपकार्ट में, फ्लिपकार्ट वालों ने आपसे 2 साल का बॉन्ड साइन करवा लिया 2 लाख रुपए का। ठीक है, क्या इसके ऊपर, और सपोज आप 1 साल बाद चले गए, आपको नया ऑफर मिल गया, आपने 2 लाख रुपए पे कर दिया, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? क्यों लगेगा भाई? क्या आपने कंपनी ने आपको कुछ दिया है? कंपनी ने आपको कुछ दिया? इज देयर एनी, एक दूसरे के लिए आपने कोई ऑब्लिगेशन करी, कुछ एक कंसिडरेशन दे रहा है, दूसरा सप्लाई कर रहा है, कुछ हुआ? नो, दिस इज अ मियर ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, दिस इज नॉट फॉर टॉलरेटिंग यू गोइंग अर्ली, दिस इज फॉर नॉट टॉलरेटिंग यू गोइंग अर्ली।
वही गोल्डन लाइन बार बार आ रही है। एंड अगेन हियर द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एसेंस ऑफ द बॉन्ड वाज कि आप काम करें, आप छोड़ के जाए और वहां से कंपनी कमाए। कंपनी उस एसेंस के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आई थी, उस एसेंस के साथ इस बॉन्ड में नहीं आई थी कि हम इस बंदे से कमाएंगे। नो, वो तो आपको डिस्करेज करने के लिए था। यूटिलिटी बिल्स में जो लेट पेमेंट आती है वो नेचर ऑफ इंडस्ट्री आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, जीएसटी उसके ऊपर लगता है। इट इज नेचुरली बंडल्ड, कॉम्पोजिट सप्लाई बन जाता है। फिक्स चार्जेस ऑफ पावर, जैसे पावर में क्या होते हैं, एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है वेरिएबल चार्ज। ठीक है, तो वेरिएबल चार्ज में डाउट नहीं आता। फिक्स चार्ज में ऐसा एक किसी को क्वेरी आया कि सर फिक्स चार्ज ऐसा बोल सकते हैं क्या कि द पावर कंपनी इज टॉलरेटिंग यू नॉट यूजिंग सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ यूनिट्स। नो, ऐसा नहीं बोल सकते, क्लैरिफाई करा गया। फिक्स चार्ज हो, वेरिएबल चार्ज हो, दिस इज जस्ट अ मोड ऑफ चार्जिंग, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ चार्जिंग। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी के कुछ एग्जेम्पशंस है। ठीक है, तो उसको तो अलग से पढ़ो, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि फिक्स चार्ज के ऊपर जीएसटी वो आपसे लेने वाले। नो। कैंसिलेशन चार्जेस आई ऑलरेडी टोल्ड, इन द ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इट इज अ पार्ट ऑफ द नेचुरल बंडल एंड वो कंपोजिट सप्लाई बनता है, इसलिए उसके ऊपर जीएसटी। चलो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलना चाहता हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक है नॉन सप्लाईज। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन आई से नॉन सप्लाई, इसका मतलब ये सप्लाई ही नहीं है। पेपर में बच्चे क्या गलती करते बताता हूँ। ये जो मैं आपको अभी शेड्यूल 3 पढ़ाऊंगा ना, यहाँ पे बच्चे लिख के आते हैं एग्जेम्प्ट, जीरो मिल सकते हैं, जीरो। एग्जेम मतलब चैप्टर 4 नोटिफिकेशन की तरफ बात बढ़ा रहे हो आप। शेड्यूल नंबर 3 मतलब नीदर गुड्स ऑफ सप्लाई नॉर सर्विसेज, तो एग्जेम्पशन वर्ड यूज नहीं करना है। एग्जेम मतलब जो सप्लाई है लेकिन एग्जेम्प्ट किया गया है बाय द गवर्नमेंट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट नॉन सप्लाईज, 3 टॉपिक्स कम इनटू द एक्शन। पॉइंट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 2 एंड 3 आर विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस। उसमें 3 बातें हम पढ़ेंगे। पहले शेड्यूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं, पैराग्राफ नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो फॉलोइंग आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज, हेंस देयर विल नॉट बी एनी क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। पॉइंट नंबर 1, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये जो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एम्प्लॉय हूं और मेरा एक एम्प्लॉयर है, लाला फर्म में काम कर रहा हूं। एम्प्लॉयर ने बोला जा मेरे लिए कुछ और प्रॉपर्टी वगैरह का भी काम कर ले, मेरे लिए कुछ सब्जी वब्जी भी ले आ, उसके भी पैसे दे दूंगा। वो सब क्या इसके अंदर कवर करा जाएगा? नहीं, क्योंकि वो पर्सनल लेवल पे काम किया जा रहा है। वहां पे हो सकता है मैं कुछ जीएसटी वगैरह लगाऊं, बट एग्जेम्पशन सॉरी वी डोंट हैव टू यूज द वर्ड एग्जेम्पशन। शेड्यूल 3 में क्या कवर किया जा रहा है? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जो सर्विसेज दे रहा है इन द कोर्स और रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। तो एज एन एम्प्लॉय जो मैं काम करूंगा सिर्फ उसके ऊपर शेड्यूल नंबर 3 लगेगा। पॉइंट नंबर 2, ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसकी सारी सर्विसेज जो भी आपसे फीस चार्ज करी जाएगी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन इज टेक्निकली नॉट अ ट्रिब्यूनल बट इट इज क्लोथ्ड इन द कैरेक्टर ऑफ ट्रिब्यूनल, तो उसमें भी जीएसटी नहीं लगता है। फंक्शंस बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी, ये सारे लोग जो है जो अमाउंट चार्ज करते हैं वहां पे कहीं पे भी कोई जीएसटी नहीं लगता। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु इज होल्डिंग एनी पोस्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएजी ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे अभी चंद्रचूड़ जी है, तो ये इनकी जो फीस वगैरह जा रही है वहां पे कहीं जीएसटी की बात नहीं आती। ऐसा नहीं होगा कि दे आर प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, क्योंकि वो यहाँ पे सप्लाई नहीं माना जाएगा। सी में थोड़ा सा ध्यान देंगे, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन, मेंबर और डायरेक्टर इन एनी बॉडी व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, ओके, और लोकल अथॉरिटी, एंड आगे who is not deemed an employee before the commencement of this clause। अब हुआ क्या, ये बाद में आया था ये वाला क्लॉज, ठीक है। तो उन्होंने बोला who is not deemed an employee, क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉय होगा तो वो पहले ही यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट फिर वही ना गलती से निकल जाता है वर्ड, वो पहले यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 1 में कवर हो जाएगा। वो वैसे भी सर्विस नहीं है, वो वैसे भी गुड्स नहीं है ना। सो इफ आई एम वर्किंग इन सच बॉडी विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, ये मत भूलना, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। ये एस्टेब्लिश किसने करी है? बाय द गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एग्जांपल, ये कोई कमीशन है, ये कोई बॉडी है। अगर मैं एम्प्लॉय हूं तो मैं पैराग्राफ नंबर 1 में कवर हो गया, नहीं तो मैं यहां पे कवर हो जाऊंगा। तो कुल मिला के बात ये आती है कि अगर कोई ऐसी बॉडी है जो गवर्नमेंट ने नहीं बनाई और मैं एम्प्लॉय भी नहीं हूं, तो वहां पे फिर वो जीएसटी का इंप्लीकेशन आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें भी नहीं फॉल करता और इसमें भी नहीं फॉल करता तो जीएसटी का इंप्लीकेशन जरूर आएगा। फिर फ्यूनरल, बेरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चुरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, ये थोड़ा सा सिंपैथेटिक व्यू लिया गया है डेथ के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे कहीं जीएसटी की बात नहीं आती। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कहीं जीएसटी की बात नहीं आएगी। लैंड इज क्लियरली एन इन्यूमेबल प्रॉपर्टी। बिल्डिंग के केस में अपने को पैराग्राफ नंबर 5 भी थोड़ा सा याद करके चलना पड़ेगा। सर फटाफट से एक बार लिंक करा दो ना, क्या था पैराग्राफ 5 बी? इफ 100% कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर अर्लियर ऑफ 2 डेट्स, अर्लियर ऑफ विच 2 डेट्स? कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट ऑक्यूपेशन, देन उस केस में जो है इसको माना जाता है नथिंग, मतलब नो सप्लाई, नो सप्लाई माना जाता है, ठीक है। यहीं पे लिंक किया था हमने, ये वाली बात लिंक करी थी। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो फिर जीएसटी वहां पे लग जाएगा, ठीक है।
सो बिल्डिंग के केस में इट इज पॉसिबल कि जीएसटी लगे, लैंड के केस में कभी भी नहीं लगेगा, लैंड कैसी भी हो। अच्छा, व्हाट इफ द लैंड इज डेवलप, जैसे ये आपका खाली एक लैंड पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैंने पाइपलाइंस वगैरह डलवाई है, इसकी थोड़ी टिलिंग वगैरह कराई है, सॉइल वगैरह इसका ठीक कराया है, अब इसकी मैंने डेवलपमेंट करा दी, तो क्या उसके बाद इस पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या सर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये लैंड ही तो है ना। डेवलप लैंड इज स्टिल अ लैंड, developed land is still an immutable property, it is not goods, so there will be no GST impact when I am selling a developed land. लेकिन जो इसके मैंने पाइपलाइन और डेवलपिंग के चार्जेस पे करे किसी किसी पर्सन को जिसने आके वो पाइपलाइन बिठाई, उसको मैं जीएसटी दूंगा, बिकॉज दैट इज अ सर्विस इज गिविंग। समझ गए? डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर जीएसटी लगेगा, लेकिन डेवलप्ड लैंड स्टिल आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। ठीक है ना? एक्शनेबल क्लेम्स वाली बात हमने पहले लिंक कर दी थी, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर ही जीएसटी लगता है, तो सारे एक्शनेबल क्लेम को पहले गुड्स में बिठाया, उसके बाद मैंने सबको बाहर कर दिया शेड्यूल 3 के द्वारा, शेड्यूल 3 के द्वारा, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमने लर्न क्या किया था? हाईकोर्ट ब्लॉक्स, हाईकोर्ट ब्लॉक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन एंटिटी टू अनदर एंटिटी विदाउट द गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। अब सिंपल सी बात है, मैंने यूएस से गुड्स खरीदे और मैंने यूके में दे दिए, इंडिया में आई नहीं, एग्जेम्प्ट। इन बॉन्ड सेल्स, इन बॉन्ड सेल्स क्या होते हैं? मैंने गुड्स इंडिया में मंगवाए लेकिन अभी क्लियर नहीं करवाए, ये वेयर हाउस में ही पड़े, ये वेयर हाउस में ही पड़े, और तब मैंने किसी को सेल कर दिए, सेल कर दिया, तो ये जो है टेक्निकली क्योंकि अभी क्लियरेंस नहीं हुआ है, तो ये गुड्स इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है सर, लेकिन वो जीएसटी कौन पे करेगा? जो वो इंपोर्ट के टाइम पे करते हैं, वो फाइनल बायर जो क्लियर कराएगा वो पे करेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, सो ये वाली बात हो गई। एंड हाई सी सेल, हाई सी सेल मतलब वही 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर अभी गुड्स थे, मैंने किसी को सेल कर दिए, नो जीएसटी। अब पिंकू का एक सवाल है, मैंने कहा पिंकू बोल तेरा क्या सवाल है बेटा? कह रहा है सर डायरेक्टर एम्प्लॉय होता है या नहीं होता है? डायरेक्टर का एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराओ। देखो, अगर एक डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो आपको क्वेश्चन में थोड़ा हिंट दिया जाएगा, वो प्रॉपर एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, तो वो शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा। सर वो पार्ट टाइम डायरेक्टर है, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जैसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, लिमिटेड कैपेसिटी में एसोसिएटेड है, तो वहां पे जीएसटी का इंप्लीकेशन आ जाएगा, प्लस वहां पे आरसीएम भी लग जाता है, जिसको मैं चैप्टर 2 में कराऊंगा। एक बात पेपर में ध्यान रखना, इफ द क्वेश्चन स्टेट्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देन आपको अलग से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में जीएसटी का इंप्लीकेशन हमेशा आएगा। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन नेवर बी एन एम्प्लॉय परसुएंट टू द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये आपसे एक्सपेक्टेड है जानना, क्योंकि आप लॉ का भी सेल्फ पेस मॉड्यूल करके जाते हो। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम्स वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी। व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम? थोड़ा सा हिंट ले लो दोबारा, ये मैंने पहले आपको बता दिया था। अनसिक्योर्ड डेट और एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी जो आपके पोजीशन में नहीं है। सिंपल एग्जांपल, जैसे मैंने इनवॉइस है मेरा, तो मुझे इनवॉइस क्लेम करना है, दिस इज एन एक्शनेबल क्लेम। इन वेरी सिंपल, वेरी लेमैन टर्म्स, इट इज अ क्लेम ऑन विच यू कैन टेक सम एक्शन बाय कोर्ट। आप कोर्ट में जाके एक्शन ले सकते हो। ठीक है, ओके, चलो अब बात आती है सर सेकंड सेट ऑफ नॉन सप्लाईज की। शेड्यूल 3 हो गया फर्स्ट सेट, फिर नोटिफिकेशन में 2 नॉन सप्लाईज आई थी। पहला, सर्विसेज बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस व्हिच आर इंटरेस्टेड टू पंचायत अंडर 243G एंड म्युनिसिपैलिटी अंडर 243W ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 243G और W आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये म्यूनिसिपल लेवल पे जो काम करते हैं, गार्डन मेंटेन करना, सोशल मेंटेन करना, कल्चरल वो लोकल एरिया का मेंटेन करना, स्ट्रीट लाइट्स मेंटेन करना, तो ये सब काम के रिस्पेक्ट में जो भी एक्टिविटीज होती है, वहां पे कहीं पे भी जीएसटी का इंप्लीकेशन नहीं आता। सेकंड जो है, ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस। सर मैं अल्कोहल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई बन जाती है। मैं बात कर रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज अ स्टेट रेगुलेटेड सब्जेक्ट, नॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर मैं जाता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट के पास और दिल्ली गवर्नमेंट मुझे अल्कोहल का लाइसेंस देती है, तो उसके लाइसेंस फी के ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द अल्कोहलिक लाइसेंस वाला। कोई और लाइसेंस हो तो जीएसटी लग जाएगा। बात क्लियर हो रही है? चलो, तो इसमें मैंने एग्जांपल लिया, जैसे रॉफ लाला। जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ ये नाम किस मूवी में था, देखते किसको याद है। तो ये भाई साहब जो है लाइसेंस फी पे करेंगे और अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस ले लेंगे, इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, कोई जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, ये थर्ड वाला जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके अंदर है कुछ नहीं लेकिन लगता बहुत कुछ है, ध्यान से सुनना। ये दोनों है डिस्टिंक्ट पर्सन। अब डिस्टिंक्ट पर्सन आपने ऑलरेडी सेक्शन 2545 में कर लिया है। ठीक है, अब इनके बीच में बेसिकली अगर कुछ ट्रांजैक्शन होती है तो विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई बन जाता है, इसलिए यहाँ पे क्वेरी आई थी, वो क्लैरिफाई करा गया था सर्कुलर के द्वारा। अब इन्होंने क्या किया, एक ट्रक भेजा। ठीक है, ये गुड्डू भाई साहब है, गुड्डू ट्रक लेके जा रहा है इस डिस्टिंक्ट पर्सन से इस डिस्टिंक्ट पर्सन के पास। सवाल ये उठा कि जैसे ये अगर ट्रक है या कोई ट्रेन, बस, टैंकर, ट्रेलर, कंटेनर, एयरक्राफ्ट, कुछ भी हो, कल को ये एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। ठीक है,
अरे क्या लग रहा है, एयरक्राफ्ट समझ लो आप इसको, ठीक है। सवाल ये उठता है कि क्या ये मूवमेंट जो है, ये कन्वेंस का जो मूवमेंट है, क्या ये अपने आप में सप्लाई है क्या? अरे अंदर का सामान की बात नहीं कर रहा है, इस कन्वेंस खुद के ऊपर सप्लाई है क्या? क्योंकि माना जा रहा है कि मूवमेंट हो रही है, ओके, एंड विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई बन जाता है डिस्टिंक्ट पर्सन में शेड्यूल 1 के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे क्वेरी आने शुरू हो गए। लॉ ने क्लैरिफाई किया कि नहीं भैया, इसके ऊपर कोई सप्लाई नहीं है, अनलेस ऐसा केस हो कि आप इसको आगे बेचने वाले हो। इन सिंपल वर्ड्स, ये ट्रक इस डिस्टिंक्ट पर्सन ए टू बी गया और बी कल को राजू करके कोई बंदा है, उसको ये बेचने वाला है। अगर ये आगे बेचने वाला है तो फिर इस मूवमेंट के ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा ऑन द कन्वेंस इटसेल्फ। अच्छा सर, ये कन्वेंस यहाँ पे जा क्यों रहा है? दो पर्पस हो सकते हैं, या तो इसके अंदर गुड्स पैसेंजर और बोथ है, या तो इसके अंदर गुड्स पड़े हुए हैं, या तो कोई पैसेंजर है, या फिर हो सकता है रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जा रहा हो। यहाँ पे हम ये जहां पे है डिस्टिंक्ट पर्सन, वहां पे इसका रिपेयर होने वाला है। लेकिन हाँ, कल को ये सेल होने वाला होगा तो इसके ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई है, ओके। ये अलग से इन्होंने क्लैरिफाई किया कि यहाँ पे जो रिपेयर होएगा उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा। बात हो रही है इस कन्वेंस के वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? तो वो नहीं लगेगा, ओके, अनलेस ये आगे सेल हो रहा है। सेम ट्रीटमेंट अप्लाइज टू इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग, टूल, स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील्स। एक बात ध्यान रखना, ये इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है, ये इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है। आईजीएसटी के रिस्पेक्ट में, आईजीएसटी के रिस्पेक्ट में ये क्लैरिफिकेशन आया था। बात समझ में आई? यहाँ पे क्वेरी कभी कभार बनता है कि सर जब ये सर्कुलर्स होते हैं, क्या ये सर्कुलर्स को चेंज कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। सर्कुलर्स, और मैं जनरल बताता हूँ, रियल लाइफ में जब सर्कुलर्स या कोई ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं ना, वो स्पेसिफिक सिचुएशन बेस्ड आते हैं। सिचुएशन चेंज हो गया तो शायद आईसीआई को भी नहीं पता होगा कि आंसर क्या बनेगा, क्योंकि वो क्लैरिफाइड है बाय गवर्नमेंट। तो ये सिचुएशन जनरली चेंज नहीं होंगी, क्योंकि रियल लाइफ में अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ ना कि सर अगर ये इंटर नहीं इंट्रा हुआ, या फिर इसके अंदर ये नहीं ऐसा हुआ, आपके दिमाग में जो क्वेरीज आ रही है उसके लिए हमें अलग से गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी, क्योंकि हमारे व्यूज अलग हो सकते हैं। तो आईसी आपसे नहीं पूछेगा, प्लीज डोंट वरी ऑन दैट पार्ट, ठीक है। चलो अब सर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज द लास्ट टॉपिक, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। आई थिंक ये तो बहुत इजी है, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। बेसिक आपको डेफिनेशन में पहले करा देता हूँ, है ना। कंपोजिट सप्लाई, देखो क्या हो रहा है, बेसिकली दो सप्लाईज हो रही है। अभी ये तो आपको पता है यार, क्लियर कट पता है। जैसे आप प्लेन में जाते हो, है ना, अब प्लेन में जाके आप खाना भी खाते हो, तो क्या उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल सप्लाई थी? प्रिंसिपल सप्लाई मतलब द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट, ओके। मैं प्लेन में गया और मैंने खाना खाया, तो मेन the predominant element was I was flying, then I had food. It was not that I went to have food and I flew. मैं खाना खाने गया और फिर मैं प्लेन में उड़ा, ऐसा नहीं होता है। मैं प्लेन में उड़ा और फिर मैंने खाना खाया। So it is a principal component, इसको कहते हैं composite supply. Basically there is a natural bundle of elements of supply, natural bundle, okay. लेकिन आर्टिफिशियल सप्लाई या फिर वो मिक्स्ड सप्लाई जो होती है, उसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल बंडल होता है, नॉट नेचुरल बंडल। फॉर एग्जांपल, फ्रिज के साथ एसी दे दिया, एसी तो चलो बड़ा हो जाएगा। आप सोचो फ्रिज के में बॉटल्स दे दी उन्होंने, और यू नो ऐसी वाली बॉटल्स दे 10 का सेट दे दिया, नेचुरल बंडल है। मतलब क्या ऐसा होता ही है क्या? सर व्हाट इज नेचुरल बंडल? नेचुरल बंडल मतलब ऐसा ऑर्डिनरी कोर्स में होता है क्या? और दिल से पूछना, लॉजिक से, हर जगह दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिल से पूछो क्या ये नेचुरल बंडल है? फ्रिज लेते टाइम जरूरी है बॉटल देना, प्लेन में खाना देना जरूरी है, बिल्कुल है। लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग देना जरूरी है, बिल्कुल नेचुरल बंडल है। मोबाइल के साथ मोबाइल का कवर और वारंटी देना जरूरी है, बिल्कुल नेचुरल कवर है। जीटीए सर्विस के साथ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, बिल्कुल नेचुरल कवर है। लेकिन ये फ्रिज के साथ आपने बॉटल क्यों दिया भाई? ये तो कोई खास बनता नहीं है। आप समझ रहे हो बात? तो दैट इज एन आर्टिफिशियल बंडल, ओके। सो दिस इज अ जनरल मीनिंग ऑफ व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई, व्हाट इज मिक्स सप्लाई। बट नाउ कम्स व्हाट आर द जीएसटी इंप्लीकेशंस। कंपोजिट सप्लाई में जीएसटी जो लगेगा वो पूरे वैल्यू पे उस रेट का लगेगा जिसपे प्रिंसिपल सप्लाई टैक्स किया जाता है। प्लेन में उड़ने का 18% रेट है और खाने का 5% है, टोटल के ऊपर 18% लगेगा प्रीडोमिनेंट एलिमेंट का। और सर मिक्स सप्लाई में सबसे क्लासिक एग्जांपल, अभी दिवाली आ रही है, दिवाली के टाइम बड़े बड़े लोग हैम्पर देते हैं, आपको देखा होगा ना कि उसके अंदर डेयरी मिल्क है, उसके अंदर कैश्यू नट्स, ड्राई फ्रूट्स, पेप्सी के 2 कैन। दिस इज एन आर्टिफिशियल सप्लाई, इसको एक साथ देने की जरूरत नहीं थी, बनाया गया है। इट इज अ आर्टिफिशियल बंडल ऑफ सप्लाई। अब इसके अंदर जीएसटी इंप्लीकेशन क्या होता है? जो हाईएस्ट रेट होगा ना, 5 आइटम का हैम्पर है, एक का 5 है, एक का 18%, एक का 28% है, 28% वाले से पूरा का पूरा वैल्यू के ऊपर टैक्स लग जाएगा। ये उसका जीएसटी इंप्लीकेशन हुआ, इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी बात आप एनालाइज करना, कंपोजिट सप्लाई में लिखा है 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। सर ये अभी ना एनालाइज नहीं करवा रहा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था आपको पिछली बार। क्वेश्चंस के ना वीडियो मेरे को वो आए थे 1-2 क्वेश्चन कि सर क्वेश्चंस का क्या करेंगे। मैं उसका ना एक मैराथन वीडियो बनाने वाला हूँ, लंबा, उसका
आई एम वर्किंग ऑन इट राइट नाउ, 8 आवर्स 6 आवर्स 6 to 8 आवर्स का एक, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा मैं। मतलब वो देख लिया तो आपके हाथ पैर चल के अब 40-50 वो जो एक होता है ना, इसको कुछ भी नहीं आता, वो भी 50 तक पहुंच जाएगा, ऐसा मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना कि इसके अंदर दोनों टैक्सेबल सप्लाईज है, 2 और मोर। ठीक है, और नेचुरल बंडल है जिसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है और फिर दूसरा वाला जो है वो मिक्स सप्लाई है। तो आप पेपर में कोशिश करो एनालाइज करने की कि कॉम्पोजिट सप्लाई क्या है, जो कॉम्पोजिट नहीं होगा वो मिक्स सप्लाई बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसका रेट और वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट सर्विस सुनने में अंदर से लगता है कॉम्पोजिट है, लेकिन उसको क्या क्लैरिफाई करा गया है अब एज अ सर्विस। अब गुड्स प्लस सर्विस उसको नहीं माना जाता है, उसको प्रॉपर सप्लाई ऑफ सर्विस ही बना रखा है और उसका स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा। ठीक है, जनरल यहाँ पे कुछ बातें बता रखी है कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर समथिंग इज अ कॉम्पोजिट और नॉट। कॉम्पोजिट में आपको देखना है द बंडल शुड बी नेचुरल बंडल। नेचुरल बंडल क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कस्टमर का परसेप्शन क्या है। इफ यू आर फ्लाइंग अ 2 आवर और 4 आवर फ्लाइट, अनलेस कुछ लो स्केल वाली जो होती है उसमें नहीं देते खाना, बट बाकी सब जगह आपको खाना तो मिलना ही है, दैट्स अ परसेप्शन, इट्स अ नेचुरल बंडल। मेजॉरिटी सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहे हैं, 8 घंटे की फ्लाइट ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप सिंगापुर जा रहे हो 3-4 घंटे की फ्लाइट लेके, सारे लोग ही उसके अंदर देने वाले खाना। ओके, सो दैट्स अ नेचुरल बंडल। नेचर ऑफ वेरियस ऑफ सर्विसेज, कि उसमें से एक मेन सप्लाई और बाकी इंसिडेंटल है। हाँ, उड़ना, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इज मेन, आई वांट टू गो टू सिंगापुर, आई डोंट वांट टू ईट इन द एयर, वो मेरा इंसिडेंटल है। ओके, एंड कुछ अदर इलस्ट्रेटिव फैक्टर्स भी है जिसके अंदर कि एक सिंगल फिक्स प्राइस ही है जिसके अंदर द कस्टमर्स कैन नॉट चेंज मच। आई कैन नॉट से टू सिंगापुर एयरलाइंस दैट आई एम नॉट गोइंग टू ईट फूड, मेरा 500 रुपये कम कर दो, ऐसा नहीं होता है। एलिमेंट्स आर नॉर्मली एडवर्टाइज्ड एज पैकेज, तो उसके अंदर आपको बोर्डिंग पास में होगा कि मील इज इंक्लूडेड। डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट अवेलेबल सेपरेटली। मैं बिना उड़े, मैं बिना फ्लाइट लिए हवा में खाना खा सकता हूँ क्या? नहीं खा सकता सर। एंड ऑल एलिमेंट्स आर इंटीग्रल टू वन सप्लाई, इफ वन इज रिमूव नेचर वुड बी इंपैक्टेड। सिंगापुर एयरलाइंस ने बोला हम खाना नहीं देंगे, इंपैक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ 4 क्लैरिफिकेशंस आई थी, वो फटाफट से देख लो। प्रिंटिंग इंडस्ट्री इशू, अब इसमें ना सबसे पहले क्या करना, बच्चे ना ज्यादा ध्यान इस पे देते हैं, बच्चे ज्यादा ध्यान इस पे देते हैं आप कि सर वो फाइनल वाला जो लेग ऑफ डिस्कशन होता है कि किसने तो ऑथर ने कंटेंट दिया या उसका खुद का था, उससे पहले ना बच्चे ये नहीं लिख के आते पेपर में, ये लिखना बहुत जरूरी है। ये क्या बोलता है कि प्रिंटिंग में क्या होता है, इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। पहले आपको ये तो बताना ही बताना है कि वो कॉम्पोजिट सप्लाई है। क्यों कॉम्पोजिट सप्लाई है? मैंने अभी अपनी बुक्स प्रिंट कराई थी, सामने जो आपके ये नोट्स है मैंने प्रिंट कराए थे। जब मैंने प्रिंट कराया तो मटेरियल कंटेंट मेरा था, फिर वो पेपर, वो हार्ड कवर, उसके अंदर लैमिनेशन, वो सारा तो प्रिंटर का था। तो वो मुझे गुड्स भी दे रहा है, सर्विस भी दे रहा है बराबर। और कल को लेट से आप दूसरा वाला एग्जांपल ले लो जिसके अंदर लेट से मैंने एस वालिम्बे क्लासेस के कुछ कैलेंडर्स बनवाए, उसके अंदर भी वो प्रिंटिंग दे रहा है और उसके अंदर भी वो मुझे सारा सारा रॉ मटेरियल, वो पेपर सेल कर रहा है, तो है तो कॉम्पोजिट सप्लाई। अब कॉम्पोजिट सप्लाई के टाइम वी नो दैट वी फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी रेट वी नीड टू नो व्हाट इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। अब प्रिंसिपल सप्लाई के लिए फिर वो 2 केस बन जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सीधा प्रिंसिपल सप्लाई की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। The GST rate is fixed as per what is the principal supply in that composite supply, क्योंकि ये वाले का ही रेट पूरे वैल्यू पे लगने वाला है। अब इसके अंदर प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, गुड्स है या सर्विस, वो डिपेंड करता है क्या केस है। एक केस बनता है जिसके अंदर कंटेंट मेरा होगा, मैं आपसे सिर्फ प्रिंटिंग कराऊंगा, उसके अंदर द प्रिंसिपल सप्लाई इज अ सर्विस, प्रिंटिंग सर्विस, जैसे मेरी बुक्स। ऑन अदर हैंड कभी कभार हम क्या कराते हैं, हम अपने लोगों के साथ, हम अपने लोगो मतलब नॉट पीपल, लोगो मतलब लोगो, ठीक है, ट्रेडमार्क लोगो, उसके साथ हम कभी कभार नैपकिन्स, पेंसिल्स, कैलेंडर्स ये प्रिंट कराते हैं। इसके अंदर द प्रिंसिपल सप्लाई इज द गुड्स, नॉट द प्रिंटिंग सर्विस। तो ये वाले गुड्स इसके अंदर प्रिंसिपल सप्लाई माने जाते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई है, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। Food supplied to patients, very simple, just see whom the food is supplied to. If it is given to inpatient that is admitted, it becomes a part of composite supply, which is the principal supply healthcare, which is in itself exempt. ठीक है, और उनका खाना भी जो होता है वो डाइटिशियन डॉक्टर के हिसाब से होता है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल नेचुरल बंडल। बट इफ इट इज गिवन टू द अटेंडेंट्स, विजिटर्स और ओपीडी पेशेंट्स, तो उनके लिए अलग से यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस की तरह, वो कैंटीन या रेस्टोरेंट सर्विस की तरह 5% का रेट होता है, आप देखना टैक्स हो जाएगा टैक्सेबल सेपरेटली। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। ओके, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स को थोड़ा ठीक करके, उसका जो ग्रिप वगैरह खराब हो गई थी वो रीट्रेडिंग करा के दिया। तो टैक्सेशन के लिए यहाँ पे डिपेंड करता है कि ओल्ड टायर्स किसके हैं। इतना सिंपल है ये, अगर सप्लायर के ये ओल्ड टायर्स, तो भैया मुझे क्या फर्क पड़ता है, फिर इट बिकम्स द परचेज ऑफ टायर, उसी के ओल्ड टायर थे, उसी ने रीट्रेडिंग उसके ऊपर करके मुझे बेच दिया, तो दिस इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स।
टायर मेरा था, मैंने अपनी गाड़ी से निकलवा के उससे सिर्फ रीट्रेडिंग कराई, तो इसके अंदर सर्विस ली मैंने रीट्रेडिंग की, हालांकि उसमें थोड़ा बहुत गुड्स भी यूज हो रहा है, बट प्रिंसिपल देखो क्या है, इसके अंदर मेन मैंने सर्विस ली है, सो दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। मिक्स सप्लाईज कैसे डिटरमिन करना है मैंने आपको बताया, कॉम्पोजिट सप्लाई आप रूल आउट कर दो कि नेचुरल बंडल नहीं है, ठीक है। एक आध केस ऐसा बन सकता है जिसके अंदर 2 और मोर सप्लाईज इन्वॉल्व है, 2 और मोर सप्लाईज इन्वॉल्व है, बट ये मिक्स्ड भी नहीं है अभी भी और ये नेचुरल भी नहीं है। सर एग्जांपल, कार की आप सर्विसिंग कराते हो, कभी देखना अगली बार सर्विसिंग के बाद जो बिल आता है ना, उसमें लेबर का अलग चार्ज होता है और उसका अलग जीएसटी होता है, और मटेरियल का अलग होता है, उसका अलग जीएसटी होता है। तो ये ऐसा केस है एग्जांपल जिसके अंदर देयर इज 2 और मोर सप्लाईज बट इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन रिटेन्ड। मैं इसके अंदर दोनों को या तो लेबर या तो मटेरियल नहीं बोल सकता, ये अलग है, ये अलग है। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन रिटेन्ड। या फिर कभी कभार क्या होता है, मैं एक साथ एक फ्रिज भी ले लेता हूं, मैं एक एसी भी ले लेता हूं और मैं एक टीवी भी ले लेता हूं, एक साथ इसका बिल बना देता हूं, तो स्टिल इसका अलग जीएसटी, इसका अलग लगेगा, ये इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स रिटेन करी जाएंगी। बस ये बात थी इसके अंदर, और हमारा चैप्टर होता है खत्म। जल्दी बताओ मुझे, जरूर प्लीज कमेंट करके बताना, आपके इन कमेंट से थोड़ा सा यूट्यूब एल्गोरिदम पे भी वर्क करता है, सो दैट माय वीडियो कैन रीच टू मोर पीपल, ठीक है। बहुत मेहनत से आपके लिए ये शूट हो रहा होता है, और यस इट विल हेल्प मी टू रीच मोर स्टूडेंट्स, ठीक है। और जरूर बताना आपको ये पसंद आया, और जरूर लाइक और कमेंट जरूर करना, ओके। सो दिस वाज ऑल फॉर आवर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 में अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा, ये होते ही आई विल ट्राई फॉर मैक्सिमम कवरेज। और मुझे मेरे दिमाग में वो क्वेश्चंस वाला वीडियो तो है ही, एक जबरदस्त हॉट्स वाला वीडियो है जो पिछली बार हमने वर्क किया था, जिसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। एफटीपी का भी मैं ट्राई करूंगा, एक छोटा सा 20 मिनट का पिछली बार की तरह। ये 3 तो आप लेकर ही चलो, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है, डोंट वरी। चलो, सो दिस वाज ऑल फॉर चैप्टर नंबर 1। आई होप दिस वाज यूजफुल। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। कितना टाइम लगा? अप्रोक्स 1.5 घंटे हो गया। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।